एनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आज काफ़ी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला है। अब 350 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी बैंक, लेकिन आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो देखते हैं वो 2 बजे या 2 बजे के बाद 3 बजे का मूव आता है या नहीं, उस पर होगी नजरें। लेकिन पहले हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में गिरावट, निफ्टी 150 अंक फिसल कर 21,800 के नीचे। निफ्टी बैंक भी 350 अंक फिसला। मिड कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार दरों में नहीं किया कोई बदलाव। इस साल 7.3%, तो अगले वित्त वर्ष में 7% दिया ग्रोथ का टारगेट। FY25 के लिए 4.5% महंगाई का भी दिया लक्ष्य। कंज्यूमर लोन को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला। बैंकों को अब सभी तरह के चार्ज ब्याज दरों में करने होंगे शामिल। सभी रिटेल एमएसएमई लोन के लिए ग्राहकों को KFS यानी की फैक्ट स्टेटमेंट देना किया जरूरी। यस बैंक में ब्लॉक डील के जरिए 5,000 से 7,000 करोड़ के शेयर बेच सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सीएनबीसी आवाज की मेगा एक्सक्लूसिव। आज SBI का स्टॉक 5% भागा। खबर के बाद यस बैंक में 800 करोड़ से ज्यादा के हुए बड़े सौदे। पीएम मोदी के भरोसे के बाद फुल जोश में LIC 7% उछलकर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा स्टॉक। देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बनी LIC। अन्य इंश्योरेंस कंपनियां GIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के शेयरों में भी 12 से 13% की रैली। और ITC में हिस्सेदारी बेच सकती है ब्रिटिश अमेरिकन टबैको। कहा ITC में हिस्सा बिक्री पर कर रहे हैं काम। ITC में ब्रिटिश अमेरिकन टबैको की है सबसे बड़ा शेयर होल्डर 29% से ज्यादा स्टेक के साथ। कल आएंगे ऑटो दिग्गज हीरो मोटो के Q3 नंबर्स। 48% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। मार्जिन में भी 2% से ज्यादा का सुधार संभव। टाटा कम्युनिकेशन समेत वायदा की 6 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। आज का स्टॉक ऑफ द डे विदाउट अ डाउट है ट्रेंड। इस समय 15% की टेम्परेरी फ्रीज पर जिस तरीके का मूव है, जिस तरीके के पेंडिंग वॉल्यूम्स है 15% पर, लगता नहीं कि ये 15% पे यहाँ रुकेगा आज। कल फिर एक और गैप अप मिलेगा आज तो यहाँ पर, और कल मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 3800-3900 तक के लेवल भी एक बार के लिए टेस्ट करे, और इस सीरीज में शायद एक बार 4000 भी चला जाए तो हैरानी होगी नहीं मुझे। अगर आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं तो आपने मोटा मुनाफा बनाया होगा, मोटा लिटरली। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि इनको बेचने की जल्दी ना करें। मैं काफ़ी बुलिश हूं ट्रेंड के ऊपर, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कल इसने मौका दिया आपको, रिजल्ट के बाद 5-6% भागा, लेकिन उसके बाद वहां से इंट्राडे में 14% और भागा। 20% पर कल बंद हुआ और 4% आज भागा। ओके, आज का हाई 39-37, तो जो हमने फजता बात की थी 3800, 3900 के लेवल्स आज आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन पर। वहीं तक गया, और जैसे मैं कह रहा था 4200 तक भी जा सकता है खैर ये स्टॉक इस सीरीज में। खैर एनीवे, अब आज की ट्रेड की बात करते हैं। आज क्लियरली मार्केट पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, कुछ हद तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मार्केट में पॉलिसी को लेकर कि जो पॉलिसी का इम्पैक्ट है उसका कुछ बैंकों पर इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। पर्सनली मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट की तरह से आपको देखना चाहिए इसको, और मेरे ख्याल से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मार्केट को शायद एक एक्सक्यूज़ चाहिए था करेक्शन के लिए, तो मार्केट ने पॉलिसी को एक्सक्यूज़ बना लिया। आज एक्सपायरी भी है तो ये भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी हम सपोर्ट लेवल के यहाँ पर ऊपर ही काम कर रहे हैं। जी हाँ, एक अच्छा खासा मोमेंटम क्लियरली जो बाजार में था वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुआ है, लेकिन अब भी आपको तेजी के कई अंश देखने को मिलेंगे। अनुज, बैंकों का दबाव एक तरफ, लेकिन जिसको लेकर हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे हैं, निफ्टी 22,000 पर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हमने 2 दिन पहले ही वो ऑल टाइम हाई छुआ, और उसके बाद हमेशा जब 22,000 के आसपास आते हैं लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। हेल्दी होता है प्रॉफिट बुक करना, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी हर डिप पर अभी भी ले। 100% मेरे ख्याल से एक रेंज है 21,709 से 22,010 की आज लोअर हाई के बीच में।
देखिए डिप्स से बाय करिए और 21,709 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए हर्षिता। बहुत सिंपल है मार्केट में ट्रेड इस समय। और जो क्लोजिंग का स्टॉप लॉस था हमारा 21,805 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। मार्केट में ये मौके आते रहेंगे, 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड। 1 स्टेप बैक पे आप बाय करेंगे तभी 2 स्टेप फॉरवर्ड का फायदा होगा, वरना कोई फायदा होगा नहीं। और हर चीज़ स्टॉप लॉस के साथ करिए। बस ये है कि बैंक निफ्टी में अभी भी मैं ये कहूँगा कि जो लोअर एंड ऑफ द रेंज पर है, अभी भी यहाँ पर कोई खास ट्रेड नहीं है एक्सेप्ट कि बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैली। वो दोनों ट्रेड्स आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई खास ट्रेड है हर्षिता। लेकिन ये काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इस पर चलते हैं अब जी हाँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्लैश होती हुई ये खबर है कि इकोनॉमी पर आपको याद होगा ये कहा गया था कि सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर आएगी और वो आज ही पेश होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। मार्केट बंद होने के साथ यानी कि आज दोपहर 3:30 बजे इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर दरअसल वित्त मंत्री पेश कर सकती हैं। शुक्रवार या शनिवार को चर्चा भी हो सकती है इस पूरे मामले पर। ज्यादा डिटेल्स के लिए ऑफ कोर्स हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय को जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण, मुझे याद है आप ही से चर्चा हो रही थी कि एक व्हाइट पेपर सरकार लेकर आएगी और मैं सवाल पूछ रही थी कि इसकी क्या जरूरत है, उस पर आगे आएंगे, लेकिन क्या डिटेल्स हैं? आज दोपहर ही पेश हो जाएगा ये? बिल्कुल, जैसा कि आपको याद होगा कि जब हम लोग चर्चा कर रहे तो हमने कहा था कि संसद के चालू सत्र में ही सरकार व्हाइट पेपर लाएगी इकोनॉमी के ऊपर, और अब जो हमने कहा था वो सच होने जा रहा है। अब से कुछ ही घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में व्हाइट पेपर पेश कर सकती हैं इकोनॉमी के ऊपर। ये 3:30 से 4 बजे के आसपास व्हाइट पेपर पेश कर सकती हैं। 3:30 से 4 का समय इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले इनको राज्यसभा में फाइनेंस बिल को रखना है, वहाँ से पारित कराना है। उसके बाद जैसे वहाँ से वो फ्री होंगी आकर के लोकसभा में व्हाइट पेपर पेश करेंगे। व्हाइट पेपर का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। वो अलग अलग चैप्टर के हिसाब से व्हाइट पेपर में हर चैप्टर पे जो अलग अलग मुद्दों के हिसाब से अलग अलग चैप्टर रखा गया है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो अलग अलग चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रमुखता से जोर होगा उनमें से एक होगा बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। बैंकिंग सेक्टर में ये बताया जाए कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त बैंकिंग सेक्टर की हालत क्या थी, एनपीए का स्तर क्या था, बैंक में लोन देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कितनी कमी थी, और अब बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से सुधरा है, वहां पे लोन देने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी बताई गई है। एक तो बैंकिंग सेक्टर के सुधरते हालात पर यहां पे जिक्र होगा। दूसरा, सरकारी कंपनियों का काफी ज्यादा जिक्र हो सकता है। इस पर भी एक अलग चैप्टर हो सकता है जिसमें सरकारी कंपनियों के जो नेटवर्थ है वो कैसे बढ़े हैं, 2014 के पहले क्या था, अभी क्या है, 2000 आगे क्या फॉरवर्ड लुकिंग वहां पे एक आउटलुक आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैप्टर हो सकता है जिसमें बताया जा रहा है किस तरीके से असंगठित क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका जिक्र यहाँ पे करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन इस व्हाइट पेपर का मुख्य मकसद प्रस्तावना में दिया जा सकता है कि जब सरकार सत्ता में आई थी तो उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी ज़्यादा खास्ता थी और अब अर्थव्यवस्था काफ़ी दुरुस्त है और आने वाले दिनों में इसमें और ज़्यादा मजबूती आ सकती है। और व्हाइट पेपर अभी पेश करने का मकसद सरकार यही बता सकती है कि उस वक्त पेश करते जब सरकार सत्ता में आई थी तो अर्थव्यवस्था के जानकार, निवेशक और बहुत ज़्यादा डर जाते, उस वजह से उस वक्त नहीं पेश किया गया व्हाइट पेपर। अब पेश किया जा रहा है जब हालात काफ़ी सुधर चुके हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट लक्ष्मण जी, आपको भी याद होगा, हर्षिता आपको याद होगा, आई थिंक जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे और जब पीएसयू बैंकों की बहुत बुरी हालत थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने जब कार्यभार संभाला तो मैंने जब बैंकों की हालत देखी, पीएसयू बैंकों की, तो मैं चाह रहा था कि एक वाइट पेपर मैं लेके आऊँ। मैं उस समय नहीं लेकर आया क्योंकि मुझे लगा कि राष्ट्र हित में मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि उस समय ना बताया जाए कि क्या सिचुएशन है बैंकों की, और उस समय ज़्यादा फोकस जरूरी था कि दरअसल अनुज, बिल्कुल लक्ष्मण जी, आ रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल उनका ये था फोकस कि पहले इनको एक इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए, उसके बाद बताया जाए बेसिकली, क्योंकि उस समय हालत वाकई में काफ़ी नाजुक थी। जी लक्ष्मण जी, कुछ कह रहे थे आप? हम दरअसल आप ही जो बता रहे थे उसी का जिक्र कर रहा था। आपको याद हुआ अपने ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राहुल जोशी के साथ 2016 में जब इंटरव्यू दे रहे थे प्रधानमंत्री, तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि हम चाहते तो व्हाइट पेपर लाने का मन था, जो हालात था, लेकिन फिलहाल नहीं ला रहे हैं। तो अब हालात सुधरने के बाद सरकार व्हाइट पेपर ला रही ताकि बता सके कि अब निवेशकों को चिंता करने की जरूरत है नहीं है और हमने 10 साल में कितना ज़्यादा इंप्रूव किया। हालांकि एक जानकारी और दे दूं कि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि व्हाइट पेपर आने के बाद हो सकता है वो कोई इसके जवाब में ब्लैक पेपर जैसी कोई चीज़ लेकर के आए कि उन पर हमला किया है तो वो भी सरकार पर हमला करें, तो उसका भी इंतजार रहेगा, वो भी दिलचस्प होगा देखना। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। फिर 3:30 बजे वेट करेंगे और जानेंगे कि
क्या निकल कर आने वाला है उस वाइट पेपर में। खैर मीनवाइल मार्केट पर वापस आते हैं और हर्षिता एक बार जरा हमारे दर्शकों को बता दें आज कार्यक्रम में क्या क्या है। आप जी हाँ, और उससे पहले एक ट्रेंडिंग पर भी नजर डाल लेते हैं कि किन स्टॉक्स में कहाँ एक्शन बनता दिखाई दिया, फिर हमारे जानकार तैयार होंगे आपके ट्रेड्स लेकर। तो आज मार्केट की हालत थोड़ी सी नरम बनती दिखाई दी है। खुले भले ही हम मजबूत थे, लेकिन ऊपरी लेवल से फिसला है मार्केट और बैंकों में ही दबाव बनता दिखाई दिया, खास तौर से निजी बैंक। आईसीआईसीआई 2% नीचे, कोटक एचडीएफसी में दबाव है। टाटा कंज्यूमर भी अपने नंबर्स के बाद थोड़ा सा मायूस ही दिख रहा है, करीब 2-2.25% का नुकसान इधर। मिड कैप साइड पर आएंगे तो मुथूट फाइनेंस में हमने देखा है करीब 4.5% का करेक्शन। आज मेट्रोपोलिस 5% नीचे आ चुका है। कैनफिन होम्स कल चर्चा में था, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाया अपने गेंस को। चंबल फर्टिलाइजर में भी दबाव बना है। लेकिन तेजी की साइड पर क्या है, पावर ग्रिड बहुत ही जोरदार तिमाही और उसके बाद 5.5% भागा। और पीएसयू होने का फायदा यहां पर है, अगर आप मीडियोकर नंबर भी पेश करेंगे और वहां पर अगर कुछ स्कोप दिख रहा है लोगों में खरीदारी करने का, वो तेजी आ जाएगी। तो 5% ऊपर ये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ऑफकोर्स एक डिटेल खबर यतिन लेकर आएंगे और बीपीसीएल में भी वो तेजी का सिलसिला कायम है। ट्रेंड एक आउट परफॉर्मर, कल 20% तक भागा था, आज 7% के गेन्स देखने को मिले हैं। कमेंस के नंबर्स के बाद 8% की तेजी। एलआईसी आपको ध्यान होगा, दोपहर में हम इसी शो में बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसका जिक्र पार्लियामेंट में किया था, आज फिर पंख लगे हैं, 7% के गेन्स। हाल भी 5.5% ऊपर और टाटा कम्युनिकेशन जैसे काउंटर्स में भी हमने देखी है खरीदारी। तो ये कुछ काउंटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वॉश आउट मंदी का ट्रेड है, मंदी है ज्यादातर लेकिन बैंकिंग काउंटर्स में इस समय। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हमारा पूरा पैनल तैयार है, उनसे करेंगे डिटेल में बातचीत। लेकर आते हैं हमारे सभी जानकारों को स्क्रीन पर। फंडामेंटल्स के लिए आज हम बात करेंगे राजेश अग्रवाल से, प्रकाश गाबा देंगे एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव, मानस जायसवाल, रुचित जैन, शिल्पा राउत और साथ ही साथ रचना वैद भी हमारे साथ है। 2:15 बजे यस बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिस्सा बेच सकता है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, यतिन को जोड़ेंगे इसी पर। 220 पर रेडार पर रहेगा आईटीसी, जहां पर यह अपडेट निकल कर आ रहा है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको इस कंपनी में अपना कुछ स्टेक ऑफलोड कर सकती है, मंगलम को जोड़ेंगे इस पे। 2:30 बजे एलआईसी पर पीएम के भरोसे के बाद स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली है। ध्यान रहे आज नंबर्स भी आने वाले हैं, इस स्टॉक की चर्चा होगी। 245 पर कल आने वाले नतीजों का जायजा लिया जाएगा। दीपाली आपको बताएंगे हीरो मोटोकॉर्प से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, और फिर पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, ये दूसरी कंपनियां हैं, इनके भी नतीजों का जायजा लेंगे। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय। 3 बजे ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की रणनीति। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, फिर हमारा पैनल तैयार है, स्क्रीन पर आएगा आपकी स्क्रीन पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है लॉन्ग साइड है, मार्केट डाउन है लेकिन लॉन्ग साइड है, और वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। उसका रीजन ये है कि करीब 4 हफ्ते का कंसोलिडेशन हुआ है, सॉरी 2-4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है, एक अप मूव ऑन है और एक ब्रेकआउट मिला है कंटेनर कॉर्पोरेशन में। सेटअप सही है, ट्रेड कर रहा है 960 कंटेनर कॉर्पोरेशन, स्टॉप होगा 940 का, टारगेट 980 के नजर आते हैं, हो सकता है आजकल में होने चाहिए कंटेनर कॉर्पोरेशन। 980 के लिए एक बाय साइड का ट्रेड, और कॉनकॉर भी वो सरकारी कंपनी ही है जहां पर तेजी बन रही है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड रहेगा अगेन लॉन्ग साइड में हैल में। हैल फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 3120। यहाँ पे मुझे लगता है कि 3300 के भी लेवल्स यहाँ पे बहुत इजीली पॉसिबल है, लेकिन इंट्राडे में भी अगर आपको अभी एक रेस्ट ऑफ द सेशन आपको ट्रेड करना है तो भी 3180 तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप जस्ट 3100 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड है। वैसे हेल को देख के वो कहावत है ना हर्षिता, वो याद आ गई, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। हाँ। मतलब कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पीएम आके स्पेसिफिकली उन्होंने नाम लिया, हेल का नाम लिया, एलआईसी का नाम लिया, और वो स्टॉक उसके बाद भी फ्लैट ही रहे। कई बार ये मार्केट में डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, और आज देखिए दोनों स्टॉक 6% ऊपर। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी जो ट्रेड रहेगी एमसीएक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग रहेंगे हम, और एमसीएक्स में पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है। विद इन दिस कंसोलिडेशन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है विच इज अराउंड 3820। तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट को क्योंकि ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से
धीरे धीरे करके एक अपस्विंग जनरेट होना चाहिए एंड हमारे ये फ्यूचर्स के नंबर्स जो है बहुत जल्दी 3980 हमें दिखाने चाहिए। सो 3980 का टारगेट एंड 3830 के करीब एसएल लगा के हम एमसीएक्स के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। एमसीएक्स में एक तेजी का ट्रेड 3980 का टारगेट आप दे रही है स्टॉक वैसे 3890 पर, तो नंबर्स को आपने ध्यान से रखना है। टारगेट 3980 का रहेगा, तेजी की तरफ ये ट्रेड है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, बजाज फिनसर्व पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी। काफी दिन से हम देख रहे थे 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था स्टॉक, लेकिन आज स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए इसके फ्यूचर में बिकवाली करिए। 1576 के प्राइस चल रहे हैं, 1596 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस फ्यूचर में। शॉर्ट कॉल है, ध्यान रखिए 1535 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में। ऑप्शन में आप 1560 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 32 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 24 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 49 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए अब रुचित के पास चलते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ब्रिटानिया में शॉर्ट्स करने की सलाह रहेगी। सो लास्ट 2 हफ्ते से स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में था और ये पूरा कंसोलिडेशन उसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे 4900 5000 उसके ऊपर ही हो रहा था। आज वो सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक किए, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, आरएसआई ने भी नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है। सो काफी सारे संकेत है कि स्टॉक एक करेक्टिव फेज के थ्रू अभी जा सकता है, तो फ्यूचर्स में यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। करंटली 4878 के आसपास ब्रिटानिया के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। 4950 के स्टॉप लॉस रखे और 4720 के आसपास के टारगेट्स एक्सपेक्ट है। ओके, तो ब्रिटानिया में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड कल थोड़ा सा रिजिलियंट था काउंटर नंबर्स के बाद, लेकिन आज यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी पड़ी है। तो 2 देखिए मंदी के ट्रेड आए हैं, 3 तेजी के और 2 उसमें से सरकारी कंपनी है। राजेश अग्रवाल को भी जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आज का ट्रेड क्या रहेगा, इस दोपहर क्या सौदा लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, अनुज जी, बाकी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। अभी आपने कहा 3 तेजी के ट्रेड आए, 2 मंदी के ट्रेड आए और उसमें 2 सरकारी कंपनी तेजी के ट्रेड में थी, तो मैं भी एक सरकारी कंपनी जोड़ देता हूँ, आईओसी के साथ जाना चाहूंगा। हालांकि पिछली बार जब हमने कहा था तब से तो ऑलमोस्ट 40-50% बढ़ गया है, लेकिन अभी भी हमें ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर आप देखो तो रिफाइनिंग कैपेसिटी 70.05 MMTPA की है, 17,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है, 10 रिफाइनरी है, 36,000 के ऊपर फ्यूल स्टेशन है और करीब 13,000 गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स है। इन सब के बावजूद जो वैल्यूएशन है, मुझे लगता है कि अभी भी इनकी पूरी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है डिस्काउंट नहीं हो पाई है इतनी रनअप के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि क्रूड जो $80 के आसपास ही घूम रहा है, वो एक संभावना दे रहा है और इस स्टॉक को मेरे ख्याल से और भी अपसाइड हो सकती है। मध्यम अवधि में मैं समझता हूँ 225-230 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए आईओसी 160 से 195 वन वे, आई थिंक 160 भी नहीं 151 की बात थी तब, वहाँ से एक शानदार मोमेंटम इसमें वन वे रैली है। ये देखिए, ये चार्ट देखिए क्या शानदार स्क्रीन पर, और 3 महीने में 89%। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अभी भी अंडर वैल्यूड है। सारा इशू ये है कि इतनी बड़ी रैली के बाद भी जब स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, खैर एनीवे मार्केट में सब फेजेस आते हैं। एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, एक आपसे व्यू लेना चाहूँगा 2 स्टॉक्स पर जहाँ आज अच्छा मोमेंटम है, कमिंस इंडिया और ट्रेंट, क्या कॉल होगी यहाँ पर? देखिए, दोनों में हमारी बाय कॉल है। इनफैक्ट ट्रेंट में तो हमने पिछले हफ्ते ही शायद बात करी थी, अगर मुझे ठीक से याद आता है, या फिर उसके पिछले हफ्ते। और अभी भी मैं समझता हूँ कि इतनी जो बढ़त हो गई है उसके बाद कम से कम 10% की गुंजाइश और बचती है। हमारा इसमें टारगेट 4200 रुपए के आसपास का दिया हुआ है। सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगी, एक्साइटिंग बात ये लगी कि जो पिछली तिमाही के नतीजे आए ना, वो बहुत शानदार आए। करीब 50% के आसपास रेवेन्यू में जंप आया, 95% के आसपास एबिटा में जंप आया। मार्जिन्स अगर आप देखो तो 14% की जगह 18% हो गए। और जो स्टोर्स है अक्रॉस फॉर्मेट, इन्होंने बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है। इस वक्त अगर देखा जाए तो 227 वेबसाइट के 460 जुडियो के स्टोर से अच्छा कारोबार कर रहे हैं। जो फोकस पूरा है वो मार्जिन्स बढ़ाने में है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से रिटेल में हलचल मची हुई है और दूसरे रिटेल स्टोर्स जो हैं उनकी जो मार्जिन्स प्रोफाइल अगर देखी जाए तो ट्रेंड उसमें बहुत अच्छा बैठता है। 4200 के टारगेट के साथ यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और जहां तक कमिंस की सवाल है, जिस तरह के केपेक्स की बातें लगातार हो रही है पिछले बजट में भी और इस बजट में भी, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा फायदा कमिंस जैसी कंपनियों को मिलने वाला है, क्योंकि न केवल
सरकारी केपेक्स बल्कि प्राइवेट केपेक्स भी बहुत लाइन अप किया हुआ है। तो कमिंस जैसी जो शानदार कंपनियां हैं जिनके बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन में कोई शंका होती नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल लंबे अवधि के जो निवेशक हैं उनको बिल्कुल यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो कमिंस और ट्रेंट दोनों में एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है खरीदारी की, और दोनों देखिए फ्रंट रनर्स रहे हैं आज के मूव के। भले ही मार्केट नर्म हो, लेकिन इन दो स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। और मार्केट नर्म क्यों है? क्योंकि बैंकिंग काउंटर्स दरअसल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी बैंक एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 435 अंकों की गिरावट पर यहाँ पर ये कर रहा है कारोबार। और इसके कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखें तो निजी बैंकों में दबाव देखने को मिला है, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो, कोटक जैसे स्टॉक्स हो, इन सब में भारी भरकम मुनाफा वसूली आज के दिन। लेकिन दूसरी तरफ है, दूसरे छोर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर अच्छी तेजी है। और इनफैक्ट इस समय वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, पूरे 5% का इजाफा। और इस बड़ी मूव के पीछे एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, और यतिन इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियोज में। CNBC आवाज के हाथ में एक्सक्लूसिव डिटेल्स लग रहे हैं कि यस बैंक में जो SBI की हिस्सेदारी है वो दरअसल बैंक कुछ बेच सकता है। ज्यादा डिटेल्स सीधे यतिन से। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ रिपोर्ट और जो सोर्सेज हमको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि SBI को काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने एक प्रेजेंटेशन दिया है ताकि वो येस बैंक का हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए बाजार में बेच सकें। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर SBI की जो CET1 रेशियो है, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है और 10-10.5% के आसपास वो CET1 रेशियो आ गया है। तो बिना इक्विटी डाइल्यूट किए ब्रोकरेजेस ये बता रहे हैं कि SBI येस बैंक का स्टेक जो है मोनेटाइज कर सकती है। मार्च 2020 में, यानी 4 साल पहले SBI ने येस बैंक में अपनी हिस्सेदारी खरीदी थी। 7-7.5 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश SBI ने किया था, और जो हिस्सेदारी है अभी डाइल्यूट होकर 26% के आसपास आई है। और इसमें से जो करंट मार्केट वैल्यू है इस स्टेक का वो है 22 से 23 हज़ार करोड़ रुपए। इसमें से एक छोटा पोर्शन SBI पहले ट्रांच में मोनेटाइज कर सकता है, और कहीं ना कहीं ये प्रपोजल जो है बोर्ड के पास पेंडिंग है, कोई फाइनल डिसीजन इस पर नहीं लिया गया। लेकिन SBI बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है कि वो ये जो येस बैंक का हिस्सा है उसको मोनेटाइज करे, 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का इनिशियल स्टेक बेचे, ताकि उसकी जो खुद की कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इस मोनेटाइजेशन से आती हुई नजर पड़े। 4 साल ऑलरेडी हो गए हैं इस पर्टिकुलर निवेश को, तो कोई प्रकार का यहाँ लॉक इन नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि क्योंकि ये जो रिकंस्ट्रक्शन में SBI ने शेयर्स खरीदे थे, इस पे किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स भी इनको नहीं चुकाना, तो पूरा का पूरा कैश जो है येस बैंक के स्टेक सेल के प्रोसीड्स में इनको अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने में यूज़ किया जा सकता है। SBI ने किसी भी प्रकार की औपचारिक टिप्पणी अभी तक CNBC आवाज़ को नहीं दी है इस स्टोरी पे। बिल्कुल, और यतिन शुक्रिया। और हम एक्चुअली इंतजार कर रहे हैं अभी तक कि SBI से कोई रिस्पांस आए, लेकिन अब तक आया नहीं है ऑफिशियल रिस्पांस। लेकिन स्टॉक बहुत कुछ कह रहा है, जिस तरीके से आज 5% ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। राजेश जी, SBI फाइनली एक ब्रेकआउट और फाइनली मोमेंटम स्टॉक में 710 पर क्या लिया जाए? बहुत इंतजार के बाद कोई अच्छी मूवमेंट SBI में देखने को मिली है, बावजूद इसके कि देश की सबसे बड़ी PSU बैंक है। दूसरे PSU बैंकों में जिस तरह की रैली बनी, उस हिसाब से तो SBI में अभी कुछ भी नहीं हुआ। और जो नंबर्स आए बहुत अच्छे आए, जो एनालिस्ट कॉल में मैनेजमेंट की जो कमेंट्री हुई वो एक्साइटिंग हुई। और अगर इनकी सब्सिडीज वगैरह की वैल्यूएशन देखें तो मुझे लगता है कम से कम स्टॉक 850 तक आने वाले 1 साल में जा सकता है। कोई डिप में कोई लंबी अवधि का निवेशक हो तो मैं समझता हूँ हर डिप में बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। इस वक्त हालांकि इतना बढ़ गया है तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए डिप्स में बाई करने की सलाह रहेगी। मजबूत कंपनी है और डिप पर मौका आप बिल्कुल गवाए ना। तेजी की पोजीशन रहनी चाहिए, 850 के टारगेट्स रहेंगे। रचना जी, SBI पर चार्ट्स अब क्या इशारा कर रहे हैं? क्योंकि जब ये खबर हमने ब्रेक की थी सुबह में, तब बस 700 छू ही रहा था और वहां से अब आगे बढ़ गया है। इनफैक्ट 720 तक का हाई इसने नियरली आज लगाया। जी, SBI के अगर चार्ट को स्टडी किया जाए तो पिछले 2 दिन की मूवमेंट अपने आप में काफी शार्प है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें तो एक काफी लंबे टाइम की रेंज में से ये ब्रेकआउट आया है। फॉर एग्जांपल इफ यू स्टडी वीकली चार्ट तो दिसंबर 2022 से लेके अभी तक के एक रेंज बाउंड मूवमेंट में से ये पहला बार है अभी। तो इसीलिए अगर थोड़ा मीडियम टू लॉन्गर टर्म का आउटलुक रखा जाए तो यहाँ पे और स्कोप नजर आता है। और 660 670 के ऊपर अब ये काउंटर जब तक बना रहेगा तब तक ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉसिबिलिटी रहेगी
कि ये काउंटर बहुत ही जल्दी 740 और 750 को क्रॉस करता हुआ हमें मीडियम टर्म में दिखेगा। बैंक निफ्टी इस समय डेलो पर आ गया करीब करीब 440 पॉइंट नीचे, और हर्षदा उसने इम्पैक्ट डाला निफ्टी पर भी। जी हाँ। अब 200 पॉइंट नीचे 21,734 पर। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, क्लोज अगर यहाँ पर हुआ तो ख़राब क्लोज होगा, तो क्लोज यहाँ नहीं होना चाहिए। अभी भी खैर एक्सपायरी मूव बाकी है 3 बजे का, तो शायद होप रहेगी कि एक रिकवरी आए। लेकिन एक काम करते हैं, एक आपको बाइट प्ले करते हैं, एक रीज़न जो अस्क्राइब किया जा रहा है, हालांकि कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जिसकी वजह से मार्केट गिरा। आरबीआई गवर्नर के कंज्यूमर लोन के बयान के बाद तेज़ गिरावट रही। एक्चुअली गवर्नर साहब ने कहा कि बैंकों को अब सभी तरह के चार्जेस को ब्याज दरों में शामिल करना होगा, तो उसका एक इम्पैक्ट है। पहले सुनते हैं गवर्नर को। क्लैरिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये हमने मैंडेट किया है, ये कस्टमर इंटरेस्ट में है। अभी भी बैंक्स वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ हाइड नहीं किया है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर, the bank's terms and conditions are very transparent in the sense that all information is given, but experience ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो इसीलिए एक सिंपल सा टर्म शीट उनको की फैक्ट स्टेटमेंट हमने मैंडेट किया है, प्योरली इन कस्टमर्स इंटरेस्ट, एंड आई एम श्योर बैंक्स विल encourage it because the banks also are interested in the banks are long term players, so they are not short term operators. बिल्कुल वही जो गवर्नर साहब ने कहा, एक्चुअली लोग पढ़ते नहीं है, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो उसके लिए वो ट्रांसपेरेंसी, ऐसा नहीं कि कोई कॉस्ट बढ़ जाएगी या कुछ हो जाएगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने जब होम लोन लिया था तो मैं मुंबई में खास तौर से एक और चार्ज हो जाता है फ्रैंकिंग चार्जेस का। करेक्ट। मतलब पहले तो आपने अच्छा खासा वो चार्ज, अच्छा खासा चार्ज होता है। आज पहले तो आपने घर पे स्टैम्प ड्यूटी दी, उसके बाद उसी घर पे उसी उसको जो लोन लिया है उसी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दोबारा स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो बेवकूफ़ी है वैसे तो, मतलब लेकिन क्या करें, अब देना तो देना, लेकिन वो भी कॉस्ट होती है एक तरीके से। तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम कई बार पढ़ते नहीं है कि कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकती है, प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, जैसे ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली अभी कह रहे हैं कि इनको आपको सीधा बता देना कि नहीं, क्या होता है कि 7.1% पे आपको होम लोन मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा ये चार्जेस हैं, एक्स अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। वैसे मुझे लगता नहीं कि इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट है, फ्रैंकली इफ यू आस्क मी। बाकी मार्केट को एक्सक्यूज चाहिए था, तो मार्केट ने इस पर लैच ऑन कर लिया शायद। राजेश जी, कुछ कंसर्न है क्या? कुछ चिंता थी कि शायद इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्जिन्स पर आएगा, लेकिन वो गणित बैठ नहीं रहा है। देखिए, मुझे भी नहीं लगता ये जो शॉर्ट टर्म की मंदी आज पीएसयू बैंकों में थोड़ी दिख रही है, कहीं कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग, वो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इतने बड़े रनअप के बाद मार्केट को एक एक्सक्यूज चाहिए था कि कोई प्रॉफिट बुकिंग चाहिए, और इसी आरबीआई के गवर्नर साहब के जो स्टेटमेंट आए उसके एक एक्सक्यूज मान लिया गया। 1-2 फोन कॉल्स मेरे पास भी आए थे इंक्वायरी के कि ऐसा कुछ आ रहा है, मैंने आया है, उससे क्या फर्क पड़ेगा ये वो, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। चार्जेस वो पहले भी ले रहे थे, अब उन्हें सारे चार्जेस इंटरेस्ट में इंक्लूड करने को कहा गया है, तो उससे कोई विशेष फर्क किसी में पड़ने वाला नहीं है, ना कंज्यूमर पे ना बैंकर्स पे। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वो जो अच्छे बैंक से, खास करके पीएसयू साइड में जो जैसे एसबीआई की थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, या छोटे या मझोले बैंकों में कहा जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स बहुत अच्छे आए, या बैंक ऑफ इंडिया के अच्छे आए, यहाँ पे थोड़ी नजर रखनी चाहिए। या थोड़ी बड़े बैंकों की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है ये कोई गिरावट है ना, एक अपॉर्चुनिटी आपको लेने के लिए, क्योंकि इतने बढ़ जाने के बाद लोगों को ये था कि बहुत बढ़ गए हैं, अब कैसे लें करके। चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक और आज का बड़ा स्टॉक एड्रेस करते हैं, जो आज स्टॉक काफ़ी करेक्टिव फेज में है। आईटीसी में आज एक्चुअली गिरावट है। दरअसल कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदार ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी में हिस्सेदारी बेच सकती है और एटलीस्ट इवैल्यूएट कर रही है। हालांकि इस खबर पर पिछले क्वार्टर में भी चर्चा थी, लेकिन पहली बार शायद कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में इसको मेंशन किया है। मंगलम के पास चलते हैं। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एग्जैक्टली कहा है और कैसे देखें इस न्यूज़ को? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार आईटीसी के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ में अपनी अर्निंग्स के साथ ये कहा कि वो एक्टिवली कई दिनों से काम कर रहे हैं अपने आईटीसी के स्टेक को लेकर, क्योंकि वो स्टेक 1900 से वो उसे होल्ड करते हैं, तो कई सारी रेगुलेटरी इश्यूज हैं जिस वजह से वो तुरंत उसे बेच नहीं सकते हैं। एनालिस्ट की तरफ से काफ़ी प्रेशर आया था कि वो अपना जो आईटीसी का स्टेक है उसे पेयर करें और पैसे उससे जमा करें, वैल्यू अनलॉक करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि बैट के पास 29% आईटीसी का स्टेक है। वो आज के प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 लाख करोड़ होता है, विच इज़ रफली
15 बिलियन यूरोज। बैट का खुद का मार्केट कैप क्लोज टू 57 बिलियन यूरोज है, तो करीब उनके मार्केट कैप का 30% जो शेयर होल्डिंग है वो आईटीसी में है। और ये कोइंसाइड करता है दो चीज़ों के साथ, एक कि पिछले 2 सालों में आईटीसी का जो स्टॉक प्राइस है वो 80% बढ़ गया है, और इन्हीं 2 सालों में बैट का जो शेयर प्राइस है 30% नीचे हो गया। तो जो आईटीसी की शेयर होल्डिंग वैल्यू उनके पूरे मार्केट कैप से 20% हुआ करती थी 2 साल पहले, वो आज 30-32% पे पहुंच गई है। तो सब एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि अगर आपकी सिगरेट बिजनेस सही नहीं कर रही है, आपका बैलेंस शीट उसको स्ट्रेंथन करना है आपको, तो ये आईटीसी का स्टेक बेचिए। ये पिछले 2-3 क्वार्टर से एनालिस्ट उन्होंने बोला, और इस बार बैट ने एक्सप्लिसिटली अपने प्रेस रिलीज में ये मेंशन कर दिया कि हम काफ़ी सारी चीज़ें इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसमें ये भी है, और बिकॉज इसमें रेगुलेटरी कंसर्न है हम उस पर भी काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द स्ट्रीट को ये बताएंगे कि हम आईटीसी के स्टेक कैसे बेच सकें। ये बैट की तरफ से हो गया। आईटीसी के लिहाज से अगर इसे देखा जाए तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा एक सप्लाई प्रेशर आ जाएगा। 1.5 लाख करोड़ अगर मार्केट में फ्लोट आता है आईटीसी का, तो कौन लेगा, कैसे लेगा, तब तक एक ओवरहैंग बन जाता है। और दूसरी बात ये कि कई सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी आईटीसी में स्टेक होल्ड करते हैं, वो इस लिहाज से नहीं बेच पा रहे हैं अभी, क्योंकि अगर वो बेच दें तो बैट के पास कंट्रोलिंग स्टेक हो जाएगी। अगर बैट ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी चालू कर दी तो हो सकता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी अपनी हिस्सेदारी आईटीसी में बेचना चालू करें, ताकि वो भी वैल्यू अनलॉक कर सकें। तो इस लिहाज से आईटीसी में काफ़ी दिनों तक इस न्यूज़ की वजह से सप्लाई प्रेशर बनने की आशंका है। डर है कि शायद बैट बेचेगा तो बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। 4% नीचे। लेकिन आईटीसी की बात है तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ दैट रील जो आपने की थी आपके पॉडकास्ट में। अब वो नेहा के साथ जो हुआ था कि आईटीसी और एचयूएल। नहीं, वो रील एक्चुअली हर्षदा, वो फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, वो उस दिन नेहा का आइडिया था वैसे वो, और हाँ मतलब मुझे अच्छा लगा वो आइडिया। तो वैसे नॉर्मली मैं ये सब चीज़ें करता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा होगा वो आइडिया, तो वो एग्जीक्यूट कर दिया। खैर हमने उस पर काफ़ी व्यूज़ भी आए एक्चुअली, 1 मिलियन प्लस व्यूज़ उस पर आए थे। और एक चीज़ है वैसे आईटीसी में, यही आईटीसी अगर पिछले साल वाला होता ना तो आज ये स्टॉक गिरता नहीं, ये एब्जॉर्ब हो जाती न्यूज़। लेकिन वो जो आईटीसी ने इतना गंदा डीमर्जर करा था, उसके बाद वो आईटीसी की रैली उसी दिन पंक्चर हो गई थी। आप अगर देख लें, उससे पहले जो आईटीसी की रैली चल रही थी, एक्चुअली वो जो रील मैंने बनाई थी ना, वो 6 महीने पहले ज़्यादा सूट ज़्यादा रेलेवेंट थी 6 महीने पहले। लेकिन खैर फिर भी बना दी हमने, बट वो क्योंकि वो डीमर्जर उन्होंने इतना ख़राब किया था, तो मार्केट ने कहा इससे तो ना करते आप डीमर्जर कर, यही करना था कि इतने साल वेट करा के डीमर्जर के, वो भी इतना गंदा डीमर्जर कर दिया। उसके बाद से स्टॉक चला ही नहीं है, आप देख लें। और आज प्लस ये वाली खबर आ गई तो इसके लिए स्टॉक और वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखा जाए ना, तो अगर पिछले 3 साल में देखें तो आईटीसी जब चलना चालू हुआ था तब वो 12-13 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे चलता था। जी हाँ। और उस वक्त हिंदुस्तान यूनिलीवर रिकॉर्ड हाई पे था। 3 साल हो गए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कुछ नहीं किया, आईटीसी नियरली डबल हो गया। तो वैल्यूएशन गैप जो दोनों में है वो भी काफ़ी नैरो हो गई है। तो हो सकता है अब स्ट्रीट वो भी पेयर ट्रेड चालू कर दे, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर को फेवरेबली देखे और आईटीसी को बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स अनफेवरेबली देखा जाए। बिल्कुल मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल मार्केट एट डेज लो इस समय। मानस, आईटीसी कैसे रीड करेंगे आप? क्या लग रहा है कि स्विंग लोज जो इसने बनाए थे पिछले क्वार्टर के बाद वहां पर जा रहा है स्टॉक? देखिए ट्रेंड नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कहीं पर भी सपोर्ट नहीं दिखता है। 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं, 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक कंफर्मेशन है लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का। ध्यान रखिए, स्टॉक ने लगातार 160 रुपए से वीकली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाए हैं, तो एक बड़ा रिवर्सल है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि गिरावट बढ़ेगी और शायद 380 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कभी भी बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए, और खरीदारी तो आप तब तक नहीं करेंगे जब तक या तो लोअर लेवल पे कोई बुलिश पैटर्न ना बने, और या तो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले। थोड़ा सा टाइम दीजिए और ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली करते रहें। अच्छा, मार्केट क्लियरली स्लाइड दिखा रहा है 21,709 आई थिंक वो लास्ट बार जब हमने देखा था लो था। अब उसको भी टेस्ट करने की नौबत इस समय स्क्रीन पर बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं सोच रहा था कि पूरा का पूरा सिर्फ इस पॉलिसी की वजह से नहीं हो सकता मार्केट का, कुछ और होना चाहिए कोई, मतलब क्योंकि पॉलिसी वाला ट्रिगर भी थोड़ा सा आधा पका हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और
देखिए बैंक्स तो वीक थे, हम ये कह ही रहे थे कि बैंक्स तो वीक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वीकनेस कहाँ से आ रही। ऑब्वियसली सबसे ऊपर आपको एक दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दिखेंगे, लेकिन आईटीसी दिखेगा आपको। एक्चुअली आईटीसी का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है आज। आईसीआईसीआई बैंक के बाद सेकंड बिगेस्ट कंपोनेंट आईटीसी है, ऑब्वियसली उसके बाद एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। तो प्राइवेट बैंकों पर प्रेशर है, लेकिन बैंक निफ्टी खासा वीक हो रहा है। अच्छा निफ्टी 21,700 भी तोड़ रहा है एक्स्ट्रा, ये थोड़ा सा खराब है, ये थोड़ा सा खराब है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम 21,800 नहीं रिक्लेम कर पाए तो फिर आपको थोड़ा सा हो सकता है कि अपनी लॉन्ग पोजीशन हल्की भी करनी पड़े, क्योंकि एक होता है व्यू, एक होता है मार्केट का प्राइस एक्शन। जैसा एक इंटरेस्टिंग आई थिंक गावा सर ने ये चीज़ बोली थी कि आई ट्रेड व्हाट आई सी नॉट व्हाट आई व्यू, तो वो इम्पॉर्टेंट है इस समय स्क्रीन पे जो प्राइस एक्शन है। 21,697 ये है फ्रेश लो डे का। अच्छा बाय द वे बलरामपुर चीनी के नंबर्स आ गए हैं। मुनाफा 46 करोड़ से, अच्छा आई का आंकड़ा मैं पहले आपको बता दूं, आई में वृद्धि है। 981 करोड़ से बढ़कर 1230 करोड़ की आय कंपनी ने डिलीवर की है। इबिट्टा 80 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़ रहा है, तो इम्प्रूवमेंट है नंबर्स में। बाकी चीनी कंपनियों के नतीजे इतने कुछ खास अच्छे नहीं थे अब तक। 46 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 91 करोड़ हो गया, तो लगभग डबल होता हुआ कंपनी का मुनाफा। और ये वो क्वार्टर है जहां पर ज़्यादातर चीनी कंपनियों ने यही कहा है कि जो सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, वो एथनॉल ब्लेंडिंग वाली पॉलिसी में जो बदलाव आया था उसके बाद हमारी हालत ख़राब हुई। बलरामपुर चीनी के केस में वैसा नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली है, कोर नंबर्स में इजाफा ज़रूर है। 400-401 के आसपास ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल। अच्छा हजदा, मैं एक चीज़ कहूँगा, आज सुबह सुबह यतिन ने एक अलर्ट भेजा था मुझे कि आज मार्केट में एक बड़ी एफआई की बास्केट सेलिंग का बज़ था। अब पता नहीं वो एग्जीक्यूट हो रहा है क्या इस समय, उसकी वजह से क्या मार्केट गिर रहा है। अगर ऐसा है तो एक टेक्निकल रीज़न भी हो सकता है मार्केट के गिरने का, लेकिन ये सुबह सुबह मुझे यतिन ने अलर्ट किया था 9:30 बजे सुबह कि ये शायद आ सकता है। अब वो पहले ही एग्जीक्यूट हो गया शायद, अब ये एक फैक्टर भी हो सकता है मार्केट के डिक्लाइन में आज की। तो वो शायद थोड़ा सा सेंध लगाता हुआ मार्केट के पूरे एक्शन पे। अच्छा एक दो ट्रेड्स आपको हम दिखा दें जहां पर आप देखिए पोजीशंस जो हल्की होना शुरू हो चुकी हैं। अब तक सरकारी कंपनियां कोल इंडिया, पावर ग्रिड, बीपीसीएल सब में तेजी थी। अब भी अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो वो भी 4-4% ऊपर हैं, लेकिन 1-1% ऊपरी लेवल से ये जो थोड़ा सा कोना कट रहा है ना, वहां पर ऊपरी लेवल से कुछ लिक्विडेशन आना शुरू हुआ है, तो हल्की हल्की मुनाफा वसूली हुई है। अच्छा इन पूरे सरकारी कंपनियों में LIC की हम डिटेल में बातचीत करेंगे, क्योंकि उसका उल्लेख क्लियरली कल हुआ था राज्यसभा में। लेकिन पहले कोल इंडिया पर एक व्यू मैं आपसे लेना चाहती हूँ। शिल्पा जी एक बार नजर डालिए तो स्टॉक को 460 के आसपास फ्रेश 52 वीक हाइस पर कर रहा है कारोबार, बहुत तगड़ा मोमेंटम, और इसने इनफैक्ट वाकई में कई लोगों को राहत की सांस दी है, क्योंकि कई लोगों के पास ये लिस्टिंग से पड़ा हुआ था और परफॉर्म नहीं कर रहा था। इवेंचुअली तेजी आई है। अब ये तेजी अगली कहाँ तक ले जाएगी स्टॉक को? हर्षदा जी यहाँ पे मुझे लगता है जो अभी के इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स है वो डेफिनेटली 520 के हैं, लेकिन एक 480 आपका पहला एक रीजनेबल टारगेट अभी के लिए होना चाहिए। किसी को फ्रेश अटेम्प्ट भी लेना है तो आप 450 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 480 से 85 के लिए पहला अटेम्प्ट लीजिए, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको 520 तक के भी लेवल्स दिखेगा। ओके तो 520 के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। अब क्योंकि सरकारी कंपनी कोल इंडिया की बात हुई है तो उस बात की भी कर लेते हैं जिसको लेकर कॉन्फिडेंस अब और बढ़ गया है। कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस अब डबल डाउन हो रहा है, कि हर छाती ठोक कर तेजी की बात हो रही है सरकारी कंपनियों में। LIC आज 7% ऊपर है, और इस तेजी की वजह क्लियरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, जो भरोसा उन्होंने जताया कि जिस तरह का परफॉर्मेंस लार्जली PSU कंपनियों का है, जो LIC की टर्नराउंड देखने को मिली है, उसकी बात करेंगे आपके लिए। इनफैक्ट वो पहले बयान भी सुना देते हैं और फिर क्या प्राइस पॉइंट्स लेकर आएंगे। इनफैक्ट वो प्राइस पॉइंट्स पहले सुमित हमारे साथ हैं तो वो आपके लिए पहले पेश करते हैं। सुमित बताइए। तो LIC के शेयर में शानदार तेजी है और आज नए रिकॉर्ड स्तरों के साथ देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर LIC का स्टॉक शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा है। कंपनी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है स्टॉक, और रिकॉर्ड स्तरों के साथ ही मार्केट कैप भी करीब 7,20,000 करोड़ के पार LIC की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। साथ ही साथ अब यह देश की निफ्टी की करीब 46 कंपनियों से ज्यादा की मार्केट कैप कमांड करता है और देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर देश में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
ये कुछ वैल्यूएशन LIC के, जहां पे मार्केट कैप के लिहाज से करीब करीब 7,20,000 करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट कैप, 18-19 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। इंश्योरेंस के लिए सबसे जरूरी एम्बेडेड वैल्यू, उसमें करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू है और मार्केट कैप रफली 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास। ये देश की दिग्गज कंपनियां जिनकी मार्केट कैप है, रिलायंस 19.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, TCS करीब करीब 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप, HDFC बैंक करीब 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप और अब LIC का नाम 7,20,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ, और ICICI बैंक अब देश का 5वां बैंक बन गया है 7 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ। तो एक बढ़िया तेजी LIC के स्टॉक में देखने को मिल रही है और ये तेजी का जिक्र राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया और उनका यह भी कहना है कि LIC के को पहले सब लोग धिक्कारते थे, लेकिन शानदार प्रदर्शन के बाद अब उसका स्टॉक नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच भी गया है। आदरणीय सभापति जी, एक कमांडो जहां नहीं है, LIC को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। LIC का ऐसा हो गया, LIC का वैसा हो गया, LIC का यूं हो गया। जितनी गलत बातें LIC को ले बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ, और टेक्निक वही है। मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। दोस्तों 3 दिन पहले मैंने आपको एक आइडिया दिया था LIC का, याद है? ये शेयर तैयार है अब फटने के लिए। जी हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ LIC की। एक स्टॉक मल्टी ईयर बेयर मार्केट के बाद अपने इशू प्राइस और लिस्टिंग हाइस को क्रॉस करता है तो नॉर्मली उसमें बड़ी रैली आती है। LIC के केस में देखिए, LIC ने फाइनली अपना इशू प्राइस क्रॉस किया है, फाइनली, और ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस स्टॉक है। और देखिए आज कितनी बड़ी एंडोर्समेंट मिली इसको, सबसे बड़ी एंडोर्समेंट मिली आज, भला किससे? सुनिए जरा। करके सुनाना चाहता हूं, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद आके एक LIC के बारे में इतना बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया आपको। प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू इसकी अभी भी बाकी प्राइवेट प्लेयर्स से काफ़ी कम है। फॉरगेट प्राइवेट प्लेयर्स, SBI लाइफ का आधा है प्राइस टू एम्बेडेड बुक वैल्यू। तो ये मुझे लग रहा है कि क्लियरली यहाँ से भी शायद चलने को तैयार है। अब बताइए, और किसी एंडोर्समेंट की जरूरत थी? वैसे हमारी रील बनाने के बाद स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10% के करीब चल चुका है और मुझे लग रहा है ये तो अभी शुरुआत है। तो ये चर्चा हुई LIC पर, और LIC पर दरअसल राजेश जी मैं आपकी भी राय लेना चाहती हूँ। याद रहे आज इसके नतीजे आएंगे, उस पर कल भी चर्चा हमें करनी है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पर, जहां पर यतिन ने जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स दिए थे कि येस बैंक में SBI अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है, SBI की तरफ से फिलहाल बयान आ चुका है। ये इनफैक्ट डिनाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर योजना को, या फिर उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस तरह का प्लान नहीं है, खंडन किया है। ध्यान रहे ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपके सामने पेश की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट अभी भी 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ 700-703 की तरफ बना हुआ है। तो वो सफाई आई है, तो हमें लगा हमारी खबर पर वो सफाई हम आपके सामने पेश कर दें। कमिंग बैक टू LIC और पूरे PSU बैंकों में जो तेजी का तड़का लगा है, राजेश जी, LIC ऑफ कोर्स नंबर्स का इंतजार रहेगा, लेकिन इन लेवल्स पर अब 1100 के पार निकलता हुआ काउंटर, राय क्या है? क्योंकि कई सारे लोग पूछेंगे अब PSU में क्या लेना है। सॉरी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं बता दूं, हमारी दिवाली मुहूर्त पिक्स में LIC एक स्टॉक था, हमने 7-8 स्टॉक निकाले थे, उसमें LIC था उस समय 600 रुपए में, और लगभग डबल पूरा तो नहीं हुआ है बट लगभग डबल के आसपास आ गया है। और मैं अभी भी समझता हूं कि इसमें बहुत दमखम बाकी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। अगर मार्केट शेयर की बात करो आप, तो 66% के आसपास का मार्केट शेयर है इनका न्यू बिजनेस प्रीमियम में। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात की जाए तो। AUM की बात की जाए तो करीब 44 लाख करोड़ का इनका AUM FY23 के अंत में था, जो कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का
एक्यूमुलेटेड AUM लिया जाए तो उससे भी बढ़कर था। एजेंसी चैनल सबसे बड़ी है, प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर्स में तो बहुत अच्छे आए थे। एम्बेडेड वैल्यू जैसे अभी सुमित बता रहे थे 5 लाख करोड़ के आसपास, मैं समझता हूँ कि हर पायदान पे बहुत खरी उतरती है। अगर वैल्यूएशन भी देखेंगे ना तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उससे बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे हैं, बावजूद इसके कि 66% का मार्केट शेयर इनका है। यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और अब तो मोदी जी की जो बयान मैंने जो कहा उन्होंने, उसके बाद तो इसमें और भी एक्साइटमेंट बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि फंडामेंटली अगर कहा जाए तो अभी भी इसमें बहुत दमखम बाकी है। ओके, फंडामेंटली अगर देखा जाए तो अभी भी काफ़ी इसमें दमखम बाकी है। ये हो गई राजेश जी की राय। चलिए अब आपको बता दें 4 का चौका का सीक्वेंस। शिल्पा राउत से हम लेंगे सस्ता ऑप्शन, FNO सुपरस्टार रचना वैद्य से। गावा सर आप रेडी रखिए चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी। तो शिल्पा जी शुरुआत करते हैं, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पे मुझे लगता है IT थोड़ा बेटर प्लेस्ड है, तो सस्ता ऑप्शन IT से रहेगा, बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट। मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक एकदम 880 900 के लिए वापस एक अटेम्प्ट लेगा। तो यहाँ पे आप 850 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 28-29 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 23 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 34 का रहेगा, देन 39 एंड 41 आर इवेंचुअल टारगेट्स। ओके, तो 850 का कॉल आप लेकर चले बिरला सॉफ्ट में। ये इनफैक्ट इस समय की अपॉर्चुनिटी तेजी वाली 34 तक जा सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड। रचना जी आपका बताइए, FNO सुपरस्टार। जी, मेरी तरफ से जो FNO सुपरस्टार रहेगा वो शॉर्ट साइड पे रहेगा, एंड दैट विल बी इन द फ्यूचर्स ऑफ LNT। तो LNT में आज सुबह से ही अच्छी खासी गिरावट है, एंड मूविंग एवरेजेस एंड ऑल जो जिस हिसाब से प्लेस्ड है तो वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस का रोल प्ले करे, ऐसा चार्ट पे नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से ये काउंटर 3330 पे जाना चाहिए। तो अभी फिलहाल 3350 के ऊपर है, तो यहाँ से 20-25 रुपए की मूवमेंट ऑन द डाउन साइड पॉसिबल है, और इसके लिए SL लगाना चाहिए 3365 पे। कॉल लार्सन एंड ट्यूब्रो पे बहुत समय के बाद एक सेल कॉल आई लार्सन पर। गावा सर चार्ट का चमत्कार। चार्ट का चमत्कार है अपोलो हॉस्पिटल, ट्रेड कर रहा है 6310-11 के आसपास, जाना चाहिए ऊपर। बहुत बढ़िया आप मिला है, ब्रेकआउट। स्टॉप होगा करीब 6300 का, ऑन द अपसाइड 6400 आज कल में जाना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल आप कह रहे हैं। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल के अभी अभी वो नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं और वो स्पाइक आना शुरू हो चुका है। 6400 का टारगेट, इस पर मैं आऊंगी। 2.25% तक के गेन्स बनते हुए दिखाई दे। मार्जिन्स इन लाइन है, एबिटा भी इन लाइन है, रेवेन्यू में भी हमने देखा है उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। प्रॉफिटेबिलिटी 245 करोड़ के आसपास, तो वो स्टॉक करीब 2-2.25% ऊपर। इसको आगे डिटेल में फंडामेंटली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन राजेश जी पहले आपका मिड कैप फंडा। देखिए, मिड कैप फंडा के तौर पे अगर कहा जाए तो आज देखेंगे तो कई ऐसे हौजरी और टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं जो ऊपर लेवल से बहुत करेक्ट कर चुके हैं, वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लक्स के साथ जाना चाहूंगा। हौजरी मार्केट अगर आप देखो तो जो 12% के CAGR के साथ ग्रो कर रहा है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ लोगों की प्रेफरेंस शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ लक्स की बात की जाए तो इनके लगातार अच्छे मार्केट शेयर रहे हैं और आगे गेन करने की बात कर रहे हैं। अपने लेगेसी और पावर ब्रांड्स में सेलिब्रिटी कैंपेन्स करते रहते हैं, और टॉप ब्रांड्स, भारत के टॉप ब्रांड्स में इनके कई ब्रांड आते हैं। FY23 के अंत तक देखेंगे तो 1170 डीलर थे, 2 लाख MBO मल्टी ब्रांड स्टोर्स में इनके माल मिलते थे। ऑनलाइन में प्रेजेंस है, ई कॉमर्स में, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से डेट रिडक्शन ये कर रहे हैं, जो कि 330 करोड़ के आसपास था FY22 में, और अब 232 करोड़ के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हमारा अपना अनुमान है कि साल भर में ये स्टॉक 1600 रुपए तक जा सकता है, तो इसे मैं लंबी अवधि की खरीदारी के लिए सलाह दे रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद मार्केट कैप अगर आप देखो तो सिर्फ 3700 करोड़ रुपए के आसपास है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, खरीदारी की सलाह रहेगी। मीनवाइल पेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए हैं और जो क्लियरली निकल कर आ रहा है कि मार्जिन में एक अच्छा जंप आया है यहाँ पर, क्योंकि रेवेन्यू फ्लैट है लेकिन नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो किया और एबिटा में 19% की ग्रोथ है और मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट करता है यहाँ मार्जिन फ्रंट पर। इसके लिए आपने इस तरीके का, जी हाँ, 16.1% से बढ़कर 18.7% पर आया पेज इंडस्ट्रीज। महंगा स्टॉक है, हमेशा महंगा रहा है, लेकिन
अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करेंगे, लेकिन पहले पेज इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक देख लेते हैं एक बार। अच्छा मूव है यहाँ पर इनफैक्ट, और इनकम में भले ग्रोथ ना आई हो ज़्यादा, 1200 करोड़ से बढ़कर 1229 करोड़, लेकिन एबिडा और एबिडा मार्जिन उसमें एक अच्छा ग्रोथ है, और उसकी वजह से नेट प्रॉफिट ये एक अच्छा खासा यहाँ पर मूव आया। इनफैक्ट सिंस इसी टॉपिक पर बात हो रही है, राजेश जी, पेज इंडस्ट्रीज पर कोई व्यू है क्या? ये कंपनी शानदार प्रदर्शन करते आ रही है, ब्रांड स्टॉक के हैं, बस यही है कि महंगा स्टॉक है तो खुदरा निवेशकों के बस में नहीं आता है। लेकिन अदरवाइज मैं समझता हूँ किसी को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए चाहिए तो जैसे मैंने इंडस्ट्री में ग्रोथ की बात की ना, तो उसका एक बड़ा फायदा पेज को भी मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे गिरावट में बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। तो खरीदारी वाला कॉल है, और पेज के नंबर्स अगर लक्स पेश कर दे, मार्जिन में इसी तरह का एक्सपेंशन हो, तो वो एक ट्रेड आपको वैसे भी सुझाया है राजेश जी ने। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करें। अच्छा, बाय द वे, ये 21 डे लो के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। रिकवरी के कोई आसार फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। 697 तक हम फिसले थे, 699 के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे उसमें ऑफ कोर्स हीरो मोटो कॉर्प है, कल इसके नतीजे आएंगे। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज भी शामिल है, टाटा पावर। इनफैक्ट कल की लिस्ट भी काफी लंबी है, 3-4 स्टॉक्स की हम बात करेंगे। दीपाली और सुमित दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले रुचित, आप हीरो मोटो कॉर्प का स्टॉक भी निकाल के रखिएगा, टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपसे मैं लूंगी। लेकिन दीपाली बताइए, हीरो मोटो कॉर्प Q3 में क्या प्रेजेंट करेगा? थैंक यू हर्षदा। नंबर्स हीरो मोटो कॉर्प से स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं, और इनफैक्ट Q3 अर्निंग्स में फेस्टिव सीजन के दौरान काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की रही थी। रिकॉर्ड सेल्स कंपनी ने रिपोर्ट की थी। 18% की ग्रोथ हमने सिर्फ इस क्वार्टर के वॉल्यूम्स में देखी है, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी रिपोर्ट करेगी पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल ये वाला क्वार्टर कंपनी के लिए थोड़ा सा सबड्यूड रहा था। हालांकि ओवरऑल अर्निंग्स देखेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े से फ्लैटिश दिखाई देंगे, लेकिन वाई बेसिस पे अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करेगी कंपनी। फिगर्स अगर प्रिसाइसली मेंशन करें तो रेवेन्यू में लगभग 21% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आवाज अनुमान के मुताबिक सालाना आधार पर। पैट भी 711 करोड़ से बढ़कर 1050 करोड़ के आसपास रह सकता है। 48% की ग्रोथ ये रहेगी वाई बेसिस पे। एबिटा में भी 45% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर एबिटा मार्जिन देखेंगे तो ये 11.5% से बढ़कर 13.8% के आसपास आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट मार्जिन में दिखेगा सालाना आधार पर। सीक्वेंशियल बेसिस पे 20-25 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, वो इस वजह से क्योंकि फेस्टिव सीजन के दौरान हायर मार्केटिंग स्पेंड कंपनी ने किए थे, और साथ ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ी सी बढ़ी थी, इसलिए सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन वाई बेसिस पे अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है, क्योंकि कंपनी ने रनिंग क्वार्टर में मार्वरिक 440cc सेगमेंट में बाइक लॉन्च की है। प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी एक्सपैंड कर रही है। किस तरीके के वॉल्यूम्स कंपनी इस सेगमेंट में जनरेट करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्या इंडिकेशन कंपनी देती है आगे के लिए डिमांड ट्रेंड्स को लेकर, प्राइसिंग को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अच्छे नंबर्स हीरो मोटो कॉर्प रिपोर्ट करेगी। अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेगी हीरो मोटो कॉर्प। मानस, टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है स्टॉक? देखिए, हीरो मोटो कॉर्प की बात करिए तो अभी तक तो कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। चार्ट्स लगातार स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और अगर हमें एक ऊपर की तरफ टारगेट सेट करने हो पोजिशनल बेसिस पे तो वो 49.20 49.30 की रेंज में आते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को बहुत पास में लगा लीजिए। अब स्टॉप लॉस 46.99 पे लगा के रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू हीरो मोटो कॉर्प पर। पीआई इंडस्ट्रीज और टाटा पावर दोनों कंपनियों के नतीजे आएंगे, लेकिन पहले पीआई की अलग बात कर लेते हैं। कंसिडरिंग ये तीसरी तिमाही एक हॉरर स्टोरी उभर कर आ रही है सभी केमिकल कंपनियों के लिए, तो पीआई के केस में क्या होगा? स्टॉक आज तो थोड़ा ऊपर है। देखिए, पीआई के नंबर से पहले ही यूपीएल के नंबर्स पे पीआई वैसे ही कांप चुका है, तो कुछ गिरावट उस समय हमने ऑलरेडी देख ली थी। स्टॉक में 3% 4% के आसपास गिरावट उसी दिन थी जिस दिन यूपीएल के नंबर आए थे। तो अब किस हद तक ये नंबर को ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है ये देखना होगा। लेकिन पीआई के नंबर्स में जो अनुमान लगा के बाजार चल रहा है कि मुनाफा फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर रहेगा। रेवेन्यू करीब 17% के आसपास बढ़ेगा, 1884 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहेगा। मार्जिन स्लाइटली गिरेंगे, 25-25.5% के मार्जिन थे, 25% रहने का अनुमान है। इबीटा 13% बढ़ने का अनुमान है, 471 करोड़ रुपए के आसपास का इबीटा रहेगा। लेकिन ये वाई बेसिस पे नंबर है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स में एक बड़ा ड्रॉप बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। तो इस क्वार्टर के नंबर्स में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक ड्रॉप की उम्मीद मार्केट ने ऑलरेडी लगा रखी है। क्या क्या चीजें हैं? डोमेस्टिक बिजनेस करीब 7%,
5% वाई बेसिस पे बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन 25% थोड़ा सा टूटे कि एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी बड़ी है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन में एक श्रिंक आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो इनके डोमेस्टिक और सीएसएम सेगमेंट है वहाँ पे जो डिमांड है थोड़ी सी स्लगिश रही है इस क्वार्टर के अंदर, और फार्मा इंटरमीडिएट सेगमेंट जो है वो की मॉनिटरेबल के तौर पर उसे मान के चल रहा है कि शायद अच्छे नंबर्स वहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आपको याद होगा कि रिसेंटली जो पीआई में बड़ी गिरावट आई थी वो इनके एक ईयू के प्रोडक्ट के बैन को लेकर आई थी, तो बाजार उस पर जो कमेंट्री है वो पार्ट क्रूशियल रहेगा, कैसा वहाँ से कमेंट्री आती है, क्या बोलते हैं उसको लेकर। और दूसरा, यूपीएल की तर्ज पे अगर नंबर उतने खराब नहीं आए तो बाजार शायद पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर सकता है, तो इस लिहाज से भी आप पीआई इंडस्ट्री पे अदरवाइज नज़र रखिएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, टाटा ग्रुप की कंपनियों में टाटा पावर के नंबर्स आने हैं। टाटा पावर के सोफार जो टाटा ग्रुप के सारे नंबर जो है सोफार वो इधर फ्लैट आए हैं या पॉजिटिव साइड पे आए, कोई बड़े डैमेज कहीं नहीं आए हैं। तो अब ये भी एक नंबर आने वाला है और बाजार ने बहुत हद तक इनको डिस्काउंट करके रखा भी एक अच्छी तेजी के चलते। 11-11.5% के आसपास की तेजी टाटा पावर के रेवेन्यूज में, प्रॉफिटेबिलिटी 6% के आसपास की डिक्लाइन की बातचीत है। इसके अलावा मार्जिन करीब 18-18.5% है, 16% के सामने मार्जिन आएंगे और EBITDA करीब 2800 करोड़ रुपए आने का अनुमान है, 23% की जंप। तो ऑपरेशनल नंबर जो है वो बहुत स्ट्रांग आने की बातचीत मार्केट में है, क्योंकि इनकी जो मुंद्रा है वहाँ से बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस आई है और वो मुंद्रा की परफॉर्मेंस कंपनी के बाकी जो कोल कारोबार है उसको शायद ऑफसेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा इस क्वार्टर में। रिन्यूएबल पोर्टफोलियो जो है वो भी एक अच्छा ग्रोथ की, वहाँ पर नई कैपेसिटीज़ ऐड की हैं, रिसेंटली कुछ नई कैपेसिटीज़ और ऐड की हैं उसमें, तो वहाँ की कैपेसिटी के बाद अच्छे रेवेन्यूज़ का अनुमान है और अच्छा एग्जीक्यूशन भी रह सकता है उस स्पेस के अंदर। सोलर ईपीसी बिजनेस को लेकर, कोल बिजनेस को लेकर कंपनी कमेंट्री क्या आती है ये इंपॉर्टेंट है, नए केपेक्स को लेकर कंपनी क्या कहती है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल ये थोड़ा स्टॉक चला हुआ है, इस लिहाज से भी आप इस पर नजर रखिएगा। अदरवाइज नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर यहाँ के जो नंबर है वो फ्लैट साइड पर रहेंगे। ओके, बिल्कुल। राजेश जी, पीआई इंडस्ट्रीज पिछले 20 साल का शायद सबसे बड़ा मल्टीबैगर, लेकिन अब यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, इस वक्त थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से यूपीएल के नंबर्स आए और उसके बाद एक बार देखना चाहिए किस तरह का नंबर वगैरह आते हैं, उसके बाद ही कोई कॉल ली जाए तो बेहतर होगा। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इतनी बढ़त के बाद मैं समझता हूँ कि थोड़ी बिकवाली आ सकती है करीब 3600 रुपए के आसपास, तो नहीं खरीदारी की इस वक्त कोई सलाह नहीं रहेगी। ओके, लेकिन चार्ट्स पर क्या इशारा है रुचित, कंसिडरिंग पूरे सेक्टर की हालत खराब है और नंबर से पहले थोड़ी सी तेजी यहाँ पर स्टॉक ने दिखाई है 3454 पर, क्या आप कॉन्फिडेंट है वो ट्रेड कल के लिए कैरी करने के लिए? नहीं, फ्रेंकली मुझे लगता है कि फॉलो मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखे तो लगातार हायर लेवल से करेक्शन रहा है। 3900 के आसपास दिसंबर की शुरुआत में ट्रेड करा था, वहां से 3250 के ऑलरेडी करेक्टिव फेज आ चुका है और इनकेस ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 3500 के लेवल सरपास कर देता है तो हम इसमें एक पुल बैक मूव के लिए ट्रेड लेना चाहिए, बट जब तक 3500 के ऊपर क्लोज नहीं देता है सो आई थिंक स्टॉक में बेटर है कि बॉटम फिशिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ओके, तो पीआई इंडस्ट्रीज थोड़ा सा संभल के ही बेसिकली ट्रेड आपको लेना है। अच्छा, इस बीच मार्केट की चाल अनुज इनफैक्ट एक फ्रेश लो पर इंट्राडे के लिए लगा था कि 700 को संभाल लेगा, लेकिन हो नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल बैंक निफ्टी बिल्कुल नहीं संभालने दे रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है तो बैंक निफ्टी देखिए, और अब बैंक निफ्टी इस महीने 1.8% नीचे और इस साल में ये अब इंडेक्स 6.5% गिर चुका है, तो ये एक दिक्कत है। इनफैक्ट इसकी वजह से निफ्टी भी नहीं चल पा रहा है। तो 45,160 इस समय बैंक निफ्टी पर, और ये मेरे ख्याल से सीरीज के लोस के काफ़ी करीब है बैंक निफ्टी। ये अच्छी बात नहीं है, ये बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा एक दिक्कत का मामला बन रहा है यहाँ पर। और एक बार खाली बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, निफ्टी का तो खैर हमने खुलते ही देखा था, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन और देख लेते हैं। ज़रा स्क्रीन पर रखिए बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन, ये देखिए स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक का। और दिक्कत है एचडीएफसी बैंक का, चलो फिर भी समझ में आता है, आईसीआईसीआई बैंक ने चलना बंद कर दिया है पिछले 3-4 दिनों से, ये भी एक दिक्कत की बात बन रही है। एसबीआई बेचारा अकेला कितना संभालेगा, और पीएसयू बैंकों के साथ ये दिक्कत है, पीएसयू बैंक निफ्टी नहीं वीक है, वो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन पीएसयू बैंक संभाल नहीं सकते बियॉन्ड अ पॉइंट। और वेटेज का भी तो बड़ा इशू है, वेटेज की वजह से, वेटेज बहुत कम है, उतना वेटेज है नहीं, तो इसके लिए धीरे धीरे चेंज होगा, आगे जाते हुए धीरे धीरे इनके वेट बढ़ेंगे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो ये इम्पैक्ट आएगा प्राइवेट बैंकों का क्लियरली। तो देखते हैं कि कितना समय लगता है, लेकिन क्लियरली इस समय एक मंदी का ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आज कैपिटल माइंड के दीपक शनॉय जुड़ रहे हैं और उनसे पूछेंगे वो इस मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं।
दीपक, पहले तो बैंकों पर ही आपकी राय, जिस तरह की नर्वसनेस अचानक जो ट्रिगर्स आज सेल साइड के बनते हुए दिखाई दिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है या कोई बड़ा कारण? बिल्कुल, वैसे आई थिंक हर्षदा जी आज आरबीआई ने जो आके जो कमेंट्स भी दिया, आई थिंक इस बार आई थिंक बैंक्स के ऊपर एटलीस्ट उनका व्यू इतना नेगेटिव भी नहीं था। वो कह रहे थे कि कैपिटल रेशियो उनके अच्छे हैं और इन जनरल जो उन्होंने व्यूज दिए, आई थिंक उससे ये तो नजर नहीं आता कि इंक्रीज्ड कुछ ज्यादा कुछ और रेगुलेटरी ओवरसाइट में कुछ और बहुत ज्यादा आएगा। पर इंटरेस्ट रेट्स अगर आप देखें, बॉन्ड यील्ड्स भी कम हुए हैं एक्चुअली। कल 7.09 थे, आज 7.07 है। तो ये तो नहीं पता है कि क्या हुआ है ऐसा कि बैंक्स में लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, पर ये भी हो सकता है कि आई थिंक इस साल मेरे हिसाब से एटलीस्ट फाइनेंशियल्स में उतना इंक्रीज आने के चांसेस कम है, मतलब बाकी मार्केट को कंपेयर करते हुए। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ है ये मुझे तो आई थिंक एक दिन का कभी मुझे अंदाजा तो नहीं होता है। मार्केट अपने मार्केट का एक अपना खुद का बिहेवियर होता है, शायद उसकी वजह से हुआ होगा। मेरे पास तो आई डोंट हैव अ रीजन राइट नाउ। दीपक, गुड आफ्टरनून। एक रीजन जो एस्क्राइब किया जा रहा है वो जो उन्होंने बोला कि लोन्स में आपको स्पेसिफिकली जो भी अदर चार्जेस हैं उनको इंटरेस्ट रेट में ही जोड़ना होगा। क्या इसका एक इम्पैक्ट लगता है आपको या नहीं? ये एक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अरुण जी, जो आई थिंक हर बैंक को देना जरूरी होता है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस को ये बोला भी गया था कि आप अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं डिस्प्ले करते हो लोन देने से पहले, तो हम आपको ये प्रोडक्ट आगे चलाने नहीं देंगे। ये आई थिंक नवंबर या दिसंबर में हुआ था और अभी भी वो रूल है कि आपको दिखा देना चाहिए। आप ये भी समझिए कि अगर आपने 6 महीने का लोन लिया है और उस पर आपके 2% का प्रोसेसिंग फी है, तो एक्चुअली एनुअलाइज 4% हो जाता है। तो अगर आप 10% दे रहे हो तो एक्चुअली आप 14% दे रहे होंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर और कुछ, तो एक्चुअली आपका नेट 18% हो जाएगा अगर आप देखिए सारे चार्जेस। तो शायद ये भी हो सकता है कि आप ना ले लोन। 18% पे क्यों लेना है लोन? वो तो 10% पे एडवर्टाइज कर रहे थे, 18% नेट लग रहा है अगर, तो इससे शायद रिटेल बोरोइंग, एक्सट्रीम बोरोइंग कम भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोन जो लोग कहें कि ये 12% पे आपको लोन दिया जा रहा है, वो एक्चुअली 30% का हो। इस चीज को अगर आप देखें तो शायद वो उस लेवल की बोरोइंग कम, मतलब एक तरह से दे कुड बी स्लो डाउन इन दैट बोरोइंग, बट वो अच्छा ही है सिस्टम के लिए कि लोग इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन ना लें, तो अच्छा ही होगा। शॉर्ट टर्म में शायद बुरा होगा बैंक्स के लिए, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये प्रैक्टिस अच्छा ही है। ये एक कंसर्न की बात है कि अगर हम सच बता दें लोगों को तो वो शायद हमारे कस्टमर ना बने। वो वाला पार्ट वो आई थिंक उस हिसाब से अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो शायद अच्छा ही है कि गिरे। हाँ, वहाँ पर खासी करेक्शन आ चुकी है। 650-700 पॉइंट का नुकसान अब निफ्टी बैंक आपको दिखा रहा है। 1.5% देखते ही देखते गायब हो गया। अच्छा, वेरी क्विकली दीपक, एक स्टॉक जिसमें आप लोगों की पोजीशन भी है, LIC, एंड आई एम श्योर ये एक्सपेक्ट आप कर रहे होंगे कि इस पर सवाल आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरह से उसका वक्तव्य रखा अपना सामने कि कंप्लीटली रिटन डाउन PSU था, और लकीली उस स्टॉक में तेजी भी आ चुकी है इन द रीसेंट पास्ट। क्या आप और पोजीशन बढ़ा रहे हैं स्टॉक में? स्टांस क्या है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी डिलीवर करेगी? आज रिजल्ट है वर्षा जी, तो आई थिंक और डिटेल्स आएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है इस साल में जिस तरह से उस कंपनी ने ये शुरुआत की कि सिर्फ 5,000 करोड़ का पहले साल में उन्होंने अनाउंस किया था प्रॉफिट्स, हम थोड़े से हैरान हो गए थे कि क्यों इतना कम क्यों है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉफिट होना चाहिए था 30,000 करोड़ से ज्यादा। और अगले साल उन्होंने जो इनको अकाउंटिंग तरीके से, मतलब उनकी अकाउंटिंग जो पहले थी वो बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव थी, तो उन्होंने नॉर्मल अकाउंटिंग जब स्टार्ट किया तब उन्हें दिखाई दिया कि 36,000 करोड़ था लास्ट ईयर में। इस साल में हम एक्सपेक्ट करें 42 to 45,000 के करीब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ये इसलिए नहीं कि उनकी ग्रोथ है, इसलिए है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अकाउंटिंग चेंज करी है कि टू ब्रिंग इट टू नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
तो वो थोड़े से धीरे से वो प्रॉफिट बढ़ेगा जिस कंपनी में नजर आ रहा है। और आज के दिन में दे कैन एक्चुअली अफोर्ड टू पे 30-35,000 करोड़ ऑफ डिविडेंड ऑल्सो, क्योंकि उस कंपनी को और कैश की जरूरत नहीं है, और जिस तरह से कैश जनरेट करेगा उससे और कंपनी को फायदा नहीं होगा कि वो कैश जनरेट होता रहे, तो वो प्रॉफिट्स वो शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर सकते हैं। तो वी आर होपिंग फॉर डिसेंट डिविडेंड दिस टाइम, लेकिन अभी तक तो मतलब कोई न्यूज नहीं आया कि कितना डिविडेंड देंगे। आई थिंक वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से और भी बढ़ना चाहिए। हम टारगेट्स तो नहीं रखते हैं, हम ये कहते हैं कि देखो एक चीज तो ये जब अकाउंटिंग नॉर्मलाइज होगी, प्रॉफिट्स के 45-50,000 करोड़ के करीब आ जाएंगे, उसके बाद ग्रोथ इसको और आगे ले जाएगी। तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म प्ले है, 5-6 साल तक। आई थिंक इट शुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये ऑफ कोर्स मार्केट्स भी कभी कभी अंडर वैल्यू भी करती है, कभी कभी ओवर वैल्यू भी करती हैं। तो आई थिंक सबको ख्याल रखना चाहिए कहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे। हम तो अभी भी पॉजिटिव हैं, हमने कुछ बेचा नहीं, इनफैक्ट हम और खरीद रहे हैं स्टॉक को। ओके, एस्कॉर्ट्स के नंबर्स आए मतलब फॉर ऑल पर्पसेस इनलाइन ही है विद एस्टिमेट्स, जो नंबर्स एटलीस्ट नेट प्रॉफिट पर, मार्जिन भी थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पर। दीपक, एक सेक्टर जहाँ पर नंबर्स बहुत ख़राब आ रहे हैं वो है केमिकल स्पेस, और स्टॉक्स की दोबारा पिटाई होनी शुरू हुई है। यहाँ पर क्या आप वीकनेस में बाय करेंगे या अभी अवॉइड करें? अभी भी अवॉइड ही कर रहा हूँ ऑनेस्टली अनुज, क्योंकि हमें हमारी जो एक्सपोजर थी हमने लास्ट ईयर से आज तक आई थिंक काफ़ी कम करी है। वी हैव सोल्ड मोर देन हाफ आवर पोजीशंस इन द लास्ट ईयर। ये इसलिए क्योंकि एक तो केमिकल्स का साइकिल होता है, वो साइकिल आई थिंक 2021-22 में पीक पे था, और 23 में आई थिंक द डाउनफॉल स्टार्टेड, और अभी भी डाउनफॉल ही चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स और प्राइसिंग भी। पार्ट ऑफ द केमिकल्स जो उन्होंने अब तो ट्रेड की वजह से भी उनके आई थिंक एक्सपोर्ट्स में देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन द सुएज कैनाल एंड ऑल दैट, देयर आर सम इश्यूज वहाँ पे, उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है, और ग्लोबल डिमांड भी कम है, वो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे आई थिंक नेक्स्ट ईयर में शायद थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज, तो शायद इस साल के एंड में थोड़ी सी कमेंट्री पॉजिटिव होने लगेगी, तब हम देखेंगे। अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि मोस्टली केमिकल्स विल अंडर परफॉर्म, जस्ट लाइक फाइनेंशियल्स, नॉट वेरी पॉजिटिव दिस ईयर। एक पर्टिकुलर स्टॉक जो सबसे ज़्यादा चर्चित है आजकल और काफ़ी इसकी धुलाई भी हुई है, पेटीएम, दीपक का। कंसिडरिंग 2 दिन थोड़ी सी रिलीफ मिली, लेकिन आज आरबीआई गवर्नर की तरफ से अगर एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ सफाई आएगी कि एग्जैक्टली क्या खामियां पाई गई थी, उन्होंने बस वो बार बार दोहराया है कि देखिए बायलैटरल मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ खामियां थी जो परसिस्ट कर रही थी। इनफैक्ट हमारे पास वो है हिस्सा जो आरबीआई गवर्नर ने कहा, और उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि अब पेटीएम में क्या स्टांस रखा जाए, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी है नहीं, और कंपनी दूसरी तरफ कहती रहती है वी रियली डोंट नो व्हाट आरबीआई एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। एक बार सुनिए डिप्टी गवर्नर साहब ने क्या कहा। In terms of context, as you all know, that this is a supervisory action on a regulated entity for a persistent non-compliance. Second, such supervisory actions are invariably preceded by months and at times years of bilateral engagement, where we not even pointing out, not only pointing out the deficiencies, but also provide more than adequate time for them to take corrective action. Third, of course, is in terms of, as a regulator, it's incumbent upon us to protect the interest of the ultimate consumer and thereby protecting the stability of the financial system. So these actions have to be seen in that particular context. Finally and emphatically, let me stress and let me emphatically state that the Reserve Bank is and will continue to encourage and support innovation and technology in the financial sector. Let there not be any doubt about Reserve Bank's commitment to promote fintechs, to promote innovation, to promote technology in the financial system. तो आरबीआई गवर्नर साफ कहते हुए, देखिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है फाइनेंशियल सिस्टम्स को और मजबूत करने के लिए, इनोवेशन पर कोई यहाँ पर एक्शन के खिलाफ नहीं है,
लेकिन ये सुपरवाइजरी एक्शन है। अब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ मेंशन भी किया कि ये पेमेंट बैंक पर एक्शन है, ना कि पेटीएम के दूसरे बिजनेस पर। लेकिन वो तार तो सारे उलझे हुए हैं, मेरे ख्याल में दिक्कत वहीं पर है। करेक्ट दीपक? हर्षदा जी, मैं पेटीएम के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, तो हम नहीं कमेंट बिल्कुल स्टॉक के ऊपर या कंपनी के ऊपर हम कमेंट नहीं करते हैं। ओनली थिंग आई विल से हियर इज कि जो बैंक के ऊपर एक्शन है, थोड़े से यूजुअली आरबीआई ख्याल रखते हैं कि लोग इनकन्वीनियंस ना हो। जिस तरह से अगर आपके डिपॉजिट्स हैं या फिर अगर कुछ हैं, वो उनको यूजुअली वक्त देते हैं कि आप नॉर्मली ट्रांजेक्शन कर सको। यहाँ पे अगर आपके 5 करोड़ फास्ट टैग्स हैं जो उस बैंक से लिंक्ड हैं, तो शायद अभी वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या करें, फास्टैग चेंज किया जाए, फास्टैग का कोई ट्रांजिशन प्रोसेस होगा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो आई थिंक इन चीज़ों को देख के हमें ये लगता है कि थोड़ा सा जो एक्शन है उसको प्रोपोर्शनेटली लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट टू कंज्यूमर। पर एब्सोल्युटली आरबीआई को राइट है कि जिस तरह से वो रेगुलेटरी एक्शन लेना चाहे किसी के ऊपर भी वो ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें कोई ये बिल्कुल बात नहीं है कि कोई किसी चीज पे आप नहीं ले सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो का वाला पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। पर यही होना चाहिए कि आई थिंक द ट्रांजिशन प्रोसेस और कस्टमर्स और जो वेंडर्स हैं उनके या फिर जो उनके पार्टनर्स हैं उनको इनकन्वीनियंस कम होना चाहिए। बस वही था, दैट इज माय लिमिटेड पॉइंट। हम पेटीएम के बारे में बिल्कुल वी कैन नॉट कमेंट। ओके, अच्छा देखिए, जोमेटो के नंबर्स आ गए हैं। 138 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस अ लॉस ऑफ 347 करोड़ पिछले साल में सेम क्वार्टर में। और जोमेटो एक स्टॉक है जो लगातार चल रहा है। 138 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस लॉस ऑफ 347 करोड़ ईयर ऑन ईयर। और रेवेन्यू देखिए 79% जंप करा है रेवेन्यू, 1948 करोड़ से बढ़कर 3288 करोड़ पर रेवेन्यू आया है। अच्छा हजरा, इस पर भी मैंने एक 6 महीने पहले करीब एक व्यू अपना बदला था, क्योंकि क्लियरली जब मेरा व्यू बहुत क्लियर है, अगर कंपनीज करेक्टिव एक्शन लेती हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जोमेटो ने क्लियरली करेक्टिव एक्शंस लिए हैं, और मैं खुद जोमेटो का मेंबर भी हूँ, वैसे गोल्ड मेंबर, तो वो दिखता है। मतलब वो जिस तरीके से उनके चार्जेस वगैरह हैं, और स्पेशली न्यू ईयर पर या वैसे, और डिलीवरी चार्जेस आजकल कोई देखता भी नहीं है। मतलब आप 5 रुपये एक्स्ट्रा अगर आपने जोड़ दिए तो वो मतलब यू विल नेवर नोटिस। तो खैर इनको प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आ गई। एक न्यू एज कंपनीज को एक चीज़ समझ में आ गई कि अब जो स्टॉक्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी पे चलेंगे, आपके सिर्फ स्टेटमेंट पे नहीं चलेंगे। आई थिंक ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। इसके लिए यहाँ पर एक प्रॉफिट नंबर आया और उसको स्क्रीन ने हाथों हाथ लिया। ये मेरे ख्याल से फ्रेश 52 वीक हाई होगा स्टॉक का, और अब तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है अब, क्योंकि यहाँ पर जितना भी स्केप्टिसिज्म था वो सब धीरे धीरे खत्म होगा। और अब लोग इसको, इनफैक्ट इसकी वो प्लेट अगर दिखा दें जिसमें वो वीकली मंथली गेंस दिखाते हैं हम, थोड़ा सा आई थिंक वो रेलिवेंट रहेगी इस समय। थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करके जरा चलाते हैं एक बार। 146 पर इस समय स्टॉक, और ये देखिए ये बिल्कुल इस एक महीने में 10%, 3 महीने में करीब 17% के रिटर्न्स जनरेट कर चुका है। और एक बार जरा इसका 52 वीक हाई दिखा रहे हैं, कितना 52 वीक हाई? मेरे ख्याल से 52 वीक हाई होगा ये आज इसका जो स्टॉक है। इसी के आसपास था, 145-46 के आसपास ही था। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, हाथों हाथ लिया है स्टॉक को बाजार ने 145 एग्जैक्टली। हाँ देखिए, फरवरी के महीने में हमने देखा था 5 तारीख को, और उन लेवल्स पर इस समय टिका हुआ है। इनफैक्ट जोमेटो ही नहीं, पीबी फिनटेक ने भी पहली दफा दीपक वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई। डिलीवरी के नंबर्स में भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। तो ये कंपनियां जैसा मार्केट चाहता था वैसा ही डिलीवर करने लगी हैं। उम्मीद तो बस यही रहेगी कि ये कायम रहे। बिल्कुल, आई थिंक ऑपरेशनल लेवरेज की बात है। ये जो टेक कंपनीज है इसमें यही होता है कि अगर आप इंक्रीमेंटली 1 रुपए का रेवेन्यू बनाओगे तो 1 रुपए पे आपका जो पहले 30 पैसे का कॉस्ट होता था, 50 पैसे का कॉस्ट होता था, अब वो कॉस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने टेक के जरिए आपने अपने मार्केट को इंक्रीज किया है, तो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम रहेगा, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। आई थिंक इसकी वजह से इनको यूजुअली टेक कंपनीज को ज्यादा वैल्यूएशन भी मिलता है, क्योंकि इनकी जो पोटेंशियल है प्रॉफिट जनरेशन की लॉन्ग टर्म में ये बेटर होती है। आई थिंक जोमेटो ने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है ये कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट में चेंज हुआ है,
और मैंने नंबर्स डिटेल में तो नहीं देखे हैं, बट एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट 124 प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गुड, 124 crores. एंड देन देयर इज डिलीवरी ऑल्सो, जिनकी लॉजिस्टिक्स में जितना इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से आई थिंक दे हैव बीन एबल टू जनरेट a small amount of net profit. I think PB Fintech also very good results. I think this way ये जो leverage दिखा रही हैं अभी फाइनली दिखने को आ रहा है, और उनकी जो ESOP costs हैं जो पहले फ्रंट लोडेड थी वो अभी relatively कम होते जा रहे हैं, नेक्स्ट फ्यू इयर्स में और कम होंगी, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में और एक ट्रिगर आएगा इंक्रीज का. तो आई थिंक दैट वे इट्स अ गुड थिंग. वी डोंट ओन एनी ऑफ देम राइट नाउ, लेकिन अब रिजल्ट्स आ गए तो शायद डिसीजंस लेने पड़ेंगे हमें भी. वैसे EBITDA 51 करोड़ का है हर्षदा, तो मेरे ख्याल से कुछ अदर इनकम का भी कंपोनेंट है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में, लेकिन फिर भी फैक्ट कि अब ये 2-3 क्वार्टर से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है. अब बस एक चीज़ होगी अब इनके साथ, अब तक तो लॉस मेकिंग थी, अब प्रॉफिट मेकिंग होगी, तो अब वैल्यूएशन निकल के आने लगेगी अब, क्योंकि EPS हमारे पास होगा. तो अब प्राइस टू अर्निंग्स में ये स्टॉक वापस फिर महंगा दिखेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन खैर जो भी है वो मतलब दूसरी तरफ पर है. नंबर्स तो खैर इंप्रूव हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. अच्छे नंबर्स. और क्विक कॉमर्स में अब देखना होगा, जो ब्लिंकिट बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया था वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की क्या स्थिति है, क्योंकि वहां पर रेवेन्यू जो है वो ग्रो होकर आया. इनफैक्ट रेवेन्यू क्विक कॉमर्स का डबल हो गया, 301 करोड़ से बढ़कर ये 664 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, तो वहां पर इंप्रूवमेंट रही है. अच्छा, आपने कहा ये आपके पोर्टफोलियो में इस समय है नहीं, आप नंबर्स देखकर फिर और विश्लेषण करेंगे और डिसाइड करेंगे, लेकिन इन द रीसेंट पास्ट, इन द लास्ट 2 months दीपक, एक पर्टिकुलर आपकी स्कीम जो मोमेंटम वाली थी, या आई थिंक इट्स द सर्च स्कीम, उसकी खूब लोग चर्चा करते हैं, एंड वी हैव सीन दैट ऑन अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. कुछ नया लिया वहां पर, कुछ डिस्क्लोज कर पाएंगे? मोमेंटम तो खैर एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजी चेंज होता रहता है. अभी हाल ही में ट्रेंड आया था पोर्टफोलियो में. अब हम ये नहीं कह सकते प्राइसिंग की वजह से आया था, हम प्राइस को देख के ये एल्गोरिथम डिसाइड करती है कि स्टॉक्स को एंटर करना चाहिए नहीं, और फिर हम उस पर हम डिसीजन ले लेते हैं. तो ट्रेंड हैड कम एंड ट्रेंड ग्लैक्सो हैड आल्सो कम इन. सो मोमेंटम इज जो स्ट्रेटजी है उसको वो हम पास्ट प्राइसेस को देख के हम अपने एल्गोरिथम में डालते हैं, और फिर वो निकल के वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स को हमें बताता है कि ये आपकी पोर्टफोलियो होनी चाहिए. तो इनमें ये स्टॉक्स आए हुए हैं. वो फंडामेंटली तो हमने नहीं लिए थे, पर उनके फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे निकले हैं उसके बाद, और प्राइसेस काफी इंक्रीज हुए हैं. तो ये वो मोमेंटम की बात है. आई थिंक दैट इज द मोर पॉपुलर पोर्टफोलियो, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है. हम ये लोग कहते हैं कि मोमेंटम को चेज नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं मोमेंटम को चेज करने में भी अगर आप डिसिप्लिन से करें, मोमेंटम को जब एग्जिट का मौका आता है तो एग्जिट भी करें, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत अच्छा मुनाफा बन सकता है. आई थिंक वो हमने अभी डेमोन्स्ट्रेशन में है. अभी हमने मोमेंटम अभी नियरली 5 years हो गए हमारे PNS में. सर्च इंडिया में अभी रिसेंटली तो आई थिंक हमने LIC का एलोकेशन हमने बढ़ाया था लास्ट 2-3 months में, एंड नए एंट्रीज में अभी इनफैक्ट सम ऑफ द एंट्रीज आर मोर वैल्यू लोअर लेवल स्टॉक्स. अभी रिसेंटली हमने कुछ OMCs में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है, बट मोर ऑफ अ स्पेशल सिचुएशन, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे फॉर द नेक्स्ट 1 year. तो ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन है जो हम स्पेशल सिचुएशन के हिसाब से प्ले कर रहे हैं. लेकिन मोस्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो हमारे हैं, रिलायंस, LIC, L&T, और काफ़ी डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स भी हैं, तो हम उसको बरकरार रख रहे हैं, एटलीस्ट मैनेजिंग द पोजीशंस, ताकि फिर कुछ अगर ज़्यादा बढ़ के हमारे एलोकेशन में ज़्यादा परसेंटेज हो गए, थोड़े से कम कर रहे हैं. जो कुछ नया ऐड नहीं किया है. हम अर्निंग सीजन के बाद जब Feb 15th हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थोड़ी डिसीजन लेंगे, क्योंकि कुछ कैश है एलोकेशन करने के लिए. आई थिंक द न्यू एज स्टॉक्स आर लुकिंग इंटरेस्टिंग. आई थिंक OMCs आर लुकिंग इंटरेस्टिंग ऑल्सो. थोड़े से जो नए स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हैं उनमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. तो अभी नाम नहीं बताएंगे, लेकिन क्योंकि हमने बाय अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो उसके बाद ही शायद we can come out with some names. All right. चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. अब कल की तैयारी करते हैं. पहले यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है. यतिन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स के फोकस रिडार में हैं, उनमें सबसे पहले L&T की बात करते हैं. ये एक स्टॉक काफ़ी कमज़ोर है और
अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। डीलर्स का मानना है यहाँ बिकवाली करके चलें, प्रॉब्ली 30 से 40 रुपए का डाउन साइड यहाँ देखने को मिल सकता है। एफआईज यहाँ अपना शेयर्स बेच रही हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है। लेकिन क्लियरली आज फ्लेवर ऑफ द डे पीएसयूज है और डीलर्स को लगता है फर्दर अपसाइड आपको पीएसयू स्टॉक्स में दिखने को मिलेगी। कॉनकॉर एक स्टॉक है जो 950 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लेके घुमा है स्टॉक और डीलर्स का मानना ये यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड कर सकते हैं। 970 980 के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट अगर बात करें तो 9% आज बढ़ा है और फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डीलिंग रूम का फीडबैक। चलिए अब एक काम करते हैं, बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल्स लेना शुरू करते हैं। मार्केट खासा वीक, तो आज थोड़ा सा हो सकता है सेल कॉल्स भी हों। गाबा सर बताइए, बीटीएसटी या एसटीबीटी? आई थिंक बीटीएसटी रहेगा और टाटा कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। काफी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट हुई है टाटा कम्युनिकेशन पे। 1763 पे ट्रेड करा है टाटा कम्युनिकेशन, स्टॉप होगा 1750 का, 13 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड पॉसिबल है कि 1800 भी जा सकता है। तेजी तो है, स्ट्रेंथ भी नजर आती है टाटा कम्युनिकेशन में। बीटीएसटी, टाटा कम्युनिकेशन बीटीएसटी। मानस आप क्या कैरी कर रहे हैं? देखिए टाटा पावर में खरीदारी करने की राय रहेगी। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बेहतर वॉल्यूम्स पिछले करीब 10-15 मिनट में देखने को मिले हैं। तो टाटा पावर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए 404 के स्टॉप लॉस से और 420 तक के टारगेट्स टाटा पावर के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ओके शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस समय का? मेरा बाय रहेगा सीयूबी में। सीयूबी मुझे लगता है 130 का अच्छा सपोर्ट है। फ्यूचर लेवल्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 137 से 139 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे। ओके सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर शिल्पा जी की कॉल। रचना जी बताइए, आपका वैसे वो एलएनटी का टारगेट तो हिट हुआ, तो पहले उसको रिव्यू करते हैं और फिर उसके अलावा क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? जी, एलएनटी की जहां तक बात है, यस द टारगेट इज डन और यहाँ पे अभी भी है वीकनेस, तो जो भी छोटी मोटी रैलीज आएगी उसमें शॉर्टिंग करते रहेंगे तो फर्दर भी डाउन साइड पे हमें एलएनटी गिरता हुआ नजर आएगा, करीब करीब 3270 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा ऑन अ मल्टीपल डे बेसिस। एंड जो मेरा कल के लिए कॉल रहेगा दैट विल बी रिलायंस डेज हाई लगा रहा है एक के बाद एक, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है इन सच अ वीक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग देना चाहूंगी फ्यूचर्स पे एंड 2890 पे ऐसे लगाएंगे हम। एंड यहाँ पे अपसाइड का मेरा पहला टारगेट रहेगा 2940 और उसके बाद 2950। ओके एंड फाइनली रुचित, आप क्या कैरी करेंगे? बीटीएसटी के लिए टोरेंट पावर खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। सो आइडियली वो हाइट ऑफ हाई बॉटम का स्ट्रक्चर जो काफी समय से ये पावर स्टॉक्स में बन रहा है वो अभी भी कंटिन्यूड है। मोमेंटम अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड आज इंस्पाइट ऑफ फॉलिंग मार्केट हम देख रहे हैं कि ऐसे मार्केट में भी ये स्टॉक एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। सो क्लियर जब गिरते हुए मार्केट में आउट परफॉर्मेंस है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकती है। सो यहाँ पे करंट लेवल्स पे 1170 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जाए, 1260 के अराउंड के टारगेट्स कर जाए। ओके तो ये फिलहाल 1260 तक जा सकता है स्टॉक का तेजी का ट्रेड। ये है वो सारे काउंटर्स जहां पर तेजी की स्ट्रैटेजीज लार्जली आती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन 21713, तो जो डर था कि शायद हम 21700 के नीचे टिकेंगे वो अभी इट्स नॉट आउट ऑफ द विंडो, लेकिन थोड़ा बहुत 700 के आसपास संभलता हुआ। अनुज क्या करना है? क्लोज खराब है हर्षदा, मेरे ख्याल से एक बार के लिए लॉन्ग से बाहर निकल जाएं। देखिए अभी भी लॉन्ग्स में अच्छा प्रॉफिट बन रहा है आपका। अगर आप वो 147 200 से लॉन्ग है, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, एक बार के लिए लॉन्ग से निकल जाए यहाँ पर। कल सुबह एक फ्रेश व्यू बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज क्लोज हो रहे हैं और जिस तरीके से बैंक निफ्टी आज क्लोज हो रहा है और बाकी सपोर्ट कहीं और से मिल नहीं रहा है, लार्सन ट्यूब्रो भी थोड़ा वीक हुआ है और आज जिस तरीके से कुछ मार्केट लीडिंग स्टॉक्स में वीकनेस आई, जिस तरीके क्लोज आया ना, ये मुझे थोड़ा कंफर्ट नहीं दे रहा है। क्या होगा मैक्सिमम कल हो सकता है आपको थोड़ा हायर एंटर करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क है कल मार्केट में गैप डाउन का फिर से। तो इसके लिए मैं आज ये कहूँगा कि थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस को पेयर करके जाएं। शॉर्ट भले ही ना करें क्योंकि मार्केट में अभी भी लार्जर ट्रेंड अप ही है, लेकिन न्यूट्रल पोजीशन के साथ जाएं और कल एक फ्रेश व्यू लेंगे फिर। ओके तो कल एक फ्रेश व्यू लिया जाएगा और पोजीशन आपकी एब्सोल्युटली न्यूट्रल होनी चाहिए। अच्छा, इस बीच पीएफसी के नंबर्स आ रहे हैं और पीएफसी एक स्टॉक जो काफी चर्चा में रहा है। मानस, इस पर मैं एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपसे लूंगी। नेट प्रॉफिट 22% बढ़कर आया है, यहाँ पर रेवेन्यू में करीब 20% तक का इजाफा है। दिखाइएगा प्लीज वो डिटेल्स स्क्रीन पर। करीब
ये 20-22% तक का इजाफा मुनाफे और साथ ही साथ रेवेन्यू में आता दिखाई दिया। एग्जैक्ट नंबर्स वो फ्लैश आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए 3005 करोड़ का मुनाफा 3377 करोड़ पर आया। ब्याज से आय हमने देखिए 4158 करोड़ के पार निकलती हुई दिखाई दी है। तो क्लियरली ग्रोथ देखने को मिली है इस तिमाही में। 470 पर अब नया व्यू क्या है मानस, अब क्या करना चाहिए अगर पोजीशन है या फिर इच्छा है लेने की? देखिए फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक एक बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 463 के नीचे अगर जाए, 463 के नीचे, तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ओके, तो अगर 460 टूटे तो शायद आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, वो लॉन्ग पोजीशन काटनी पड़ेगी। अच्छा, बाय द वे HDFC बैंक का ये आज का तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है मार्केट को तोड़ने में, करीब 2% नीचे आ गया है और पिछले 10-15 मिनटों में पोजीशंस और कटी हैं। 1400 टूटता है तो फिर क्या और डीपर करेक्शन में जाएगा शिल्पा जी ये? सॉरी हर्षा जी, रिपीट करेंगे एक सेकंड? HDFC बैंक पे मैं पूछ रही हूँ। खुदा ना खास्ता 1400 टूटे तो क्या और डीपर करेक्शन दिखाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक फियर ही है कि 1400 नहीं, एक्चुअली 1380 अगर आप यहाँ पे थोड़ा और नॉट बी थोड़ा और ईज में आप बात करेंगे तो 1380 एक मेजर इसका एक सपोर्ट अभी है। इसके नीचे जाता है तो इट्स लाइक वो बोलते हैं ना ऑल हेल विल ब्रेक लूज, वैसा टाइप का आपको एक सिनेरियो HDFC बैंक में मिलेगा। सो होपिंग इट डजंट ब्रेक, बट वीकनेस तो बहुत है। बिल्कुल। और हर्षिता एक चीज़ बताऊँ मैं, वाई नॉट, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर गिरना है HDFC बैंक को, 52 वीक लो है 1380, गिरना है तो 1300 भी जा सकता है, 1250 भी जा सकता है। जब मार्केट में मोमेंटम आता है तो हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो अभी अगर मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम है इस समय तो वाई नॉट। और कई बार ये क्योंकि जिस तरीके की सेलिंग यहाँ पर हो रही है, जिस तरीके से FIs लार्ज FIs यहाँ पर बेच रहे हैं स्टॉक, क्लियरली हर कोई रैली नहीं टिक पा रही है यहाँ पर, कोई रैली नहीं टिक पा रही, 10 रुपए की रैली नहीं टिक पाती यहाँ पर। ये ऐसे स्टॉक्स नॉर्मली बॉटम आउट टाइम के साथ होते हैं, मतलब एक टाइम आएगा जिसमें प्राइस करेक्शन बंद हो जाएगा, उसके बाद टाइम करेक्शन शुरू होगा और वो मेरे को लगता है चलेगा अगले दो महीने तक कम से कम। जब अगले क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तब देखेंगे, तब तक तो कहीं नहीं जा रहा है। और ये एक और दिक्कत है मार्केट की, ये बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा चलने नहीं देगा। प्रॉब्लम ये है जब 16% एक महीने में HDFC बैंक, मुझे याद नहीं एक्स ऑफ कोविड कब लास्ट टाइम ऐसा मूव मैंने देखा था HDFC बैंक में। ऑफ कोर्स काफ़ी एडवर्स स्थिति में है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहारा मिला है बाय द वे इस मार्केट को, तो हम जो करीब 21,740 तक पहुंचे हैं। RIL फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आइए, जहां पर बैंक पूरी की पूरी जान सकआउट कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने थोड़ी सी जान फूंकने की कोशिश की है, 1% के गेन पर आया है और अभी वो बात करते करते स्टॉक में तेजी बनी है, वरना ये भी थोड़ा सा साइडलाइन पर ही था 2914 के लेवल्स पर। गावा जी कैरी कर रहे हैं क्या ये ट्रेड रिलायंस का? मेरे ख्याल से रिलायंस ही एक ही स्टॉक है, शायद इसी ने बचा लिया। आज लेना चाहिए बिल्कुल BTST तौर पर। 2903 पर ट्रेड कर रहा है। आज के लो का नीचे स्टॉप नहीं लगाएं, थोड़ा कम भी लगाए तो भी चलेगा। 2885 का स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि 2950, फिर आते दिन में शायद 3000 भी जा सकता है। ये हमने 3000 की बात पहले की थी, लेकिन ये टर्म में मेरे ख्याल से 2950 पॉसिबल है रिलायंस पे, लेना चाहिए। 2950 के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है। एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी आप बात कर सकते हैं रिलायंस में कोई ट्रेड लेने से पहले। लेकिन सिर्फ रिलायंस ही नहीं, भारतीय एयरटेल का भी थोड़ा सा साथ मिला है। इनफैक्ट ये भी करीब आधे % के गेंस। तो इन कुछ दिग्गजों में हमने देखा है छोटी मोटी पोजीशंस आई हैं जो कोशिश कर रही हैं मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, और 21,740 के आसपास इस समय इंडेक्स आप पहुंचा है। लेकिन ऑफकोर्स रिलायंस का वेट रिलायंस है और उस वेट के चलते वहां पर ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया। आज इनफैक्ट भारती में थोड़ा सा मूव तेजी की तरफ बनता हुआ आप आज देखिए। दूसरी तरफ कोल इंडिया जिसकी हम चर्चा कर भी रहे थे, मानस भारती में कोई ट्रेड दिख रहा है जो एक्साइट करेगा कल भी ट्रेडर्स को? देखिए एक पॉजिटिव ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे पिछले 3-4 दिनों से लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, लेकिन खरीदारी ब्रेकआउट पे करेंगे तो कंफर्मेशन का इंतजार करिए और 1155 के ऊपर 1200 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड करिए और 1119 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए अब 4 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोज में, और बाय द वे अब करीब 8.5 घंटे बचे रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में
F&O गुरुकुल में। तो अगर आपने अब तक नहीं किया है F&O गुरुकुल में रजिस्टर तो ज़रूर करिए। वीरू, मैं और हमारे 4 एक्सपर्ट्स रहेंगे आपके साथ, और 2 दिन सैटरडे और संडे को, जी हाँ वीकेंड हमारे लिए वर्किंग है, सैटरडे संडे को हमारे साथ हेमंत ठुकराल, चंदन तापरिया, अमित गुप्ता और आशीष चतुर्वेदी, ये हमारे साथ रहेंगे। और ऑब्वियसली मैं और वीरू तो होंगे थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए। पिछले एडिशन में हर्षदा बहुत मज़ा आया था हमको और काफ़ी सीखने को मिला था, मुझे पर्सनली काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। जी हाँ, आई एम श्योर। और दर्शक जो जुड़ना चाहेंगे उनके लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग होगा, बिकॉज आई एम श्योर उन्होंने आसपास से लोगों से बातचीत की होगी, पिछली बारी आपको अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो व्हाई नॉट यहाँ पर फिर इस मंच से जुड़ा जाए और अच्छी खासी ट्रेनिंग ली जाए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे पास रिपीट लोग भी आए हैं, जिन्होंने पिछला गुरुकुल अटेंड किया था वो भी आए हैं, मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड ऑब्वियसली काफ़ी नए लोग भी जुड़े हैं। मीनवाइल रिलायंस ने थोड़ी सी नैया डूबने से बचा ली मार्केट की, लिटरली इसको ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जो शायद 3 PM मूव का भी फैक्टर है, लेकिन जो निफ्टी लग रहा था कि 21,700 के नीचे कंफर्टेबली बंद होने वाला था, वहाँ पर थोड़ा सा मूव ज़रूर आया। एक बार जरा 21,700 की कॉल दिखाएंगे, जरा 21,700 की कॉल एक बार देख लेते हैं। 18 रुपये पर है वो, शायद इसका जो लो था वो 1 रुपया था, 1 रुपये से वो 18 रुपये पे आई। इसका मतलब क्या है, हम जो एडजस्टेड क्लोजिंग होगी वो होगी करीब करीब 21,718 के आसपास। लेकिन खैर फिर भी जो भी है, लास्ट के आधे घंटे में थोड़ी रिकवरी ज़रूर आई हो, लेकिन इस चीज़ से नहीं बचा जा सकता कि क्लोज़ ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए हर्षदा के पास चलते हैं वॉल पर और इस क्लोज को समझते हैं। जी हाँ, क्लोज खराब क्योंकि बैंकों ने तबीयत पूरी तरह से बिगाड़ी है। 723 अंकों के नुकसान पर निफ्टी बैंक जाकर टिक रहा है, 1.5% का दबाव इधर बनता दिखाई दिया। तो ये एक बड़ी दरअसल खराब सिचुएशन में पूरे मार्केट को लेकर आया और 170 अंकों का नुकसान आपको निफ्टी में भी बनता दिखाई दिया। तो आईटी थोड़ा बहुत स्टेडी था, हमने देखा मेटल्स में थोड़ी सी तेजी बनती दिखाई दी थी, लेकिन पूरा जो गेम आज बिगड़ा है वो बैंकिंग काउंटर्स की बदौलत ही बिगड़ा है। इसमें ऑफ कोर्स निजी बैंकों में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी बैंक जो 700 पॉइंट नीचे है, देखिए HDFC बैंक का हाल जो आज 1400 पर जाकर टिक गया है, 1.5% का नुकसान। HDFC ही नहीं, आज ICICI बैंक में भी हमने देखी है खासी गिरावट, ये स्टॉक भी आज पूरी तरह से बिखरता हुआ, इनफैक्ट ये तो 3% टूटा। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा है पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ी है। 3.5% का नुकसान कोटक में, इंडसइंड करीब 2-2.25% नीचे, और एक्सिस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जहां पर हमने देखा था इंट्राडे में कुछ दबाव के साइंस थे, क्लोज 3% नीचे हो रहा है। इनके ठीक सामने था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एकदम टिका रहा पॉजिटिव टेरिटरी में, इनफैक्ट इंट्राडे में 5% के गेंस दिखाने के बाद 700 के आसपास SBI जाकर टिक रहा है। SBI के साथ साथ जो खबर येस बैंक से जुड़ी हुई थी, तो येस बैंक का स्टॉक भी आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर हमारे सूत्र में बता रहे थे, जो यतिन ने एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की थी कि शायद येस बैंक में SBI अपना कुछ हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। लगे हाथ खबरों की बात की तो ITC भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो भी आज कुछ मुनाफा वसूली के अंश दिखा रहा था, 4% का नुकसान। यहाँ पर जो डेवलपमेंट आ रही है कि इनका एक बड़ा निवेशक जो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको है, वो दरअसल अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखाई देगा इन द नियर फ्यूचर, और उस स्टॉक में एक ओवरहैंग बनता दिखाई दिया। तो ये ऑफ कोर्स नेगेटिव साइड के काउंटर्स थे, लेकिन तेजी कहाँ हुई है उन पर आते हैं। तो SBI के साथ साथ LIC, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, HPBP, IOC जैसी पूरी PSU बकेट हमने देखी तेजी में थी, अच्छे गेंस वहां पर बनते दिखाई दिए हैं। LIC इनफैक्ट आज का स्टार परफॉर्मर, 6.5% का इजाफा यहाँ पर हम देख पाए हैं। साथ ही PI इंडस्ट्रीज कल नंबर से पहले आज कुछ तेजी का एक्शन बना है, तो वो पॉजिटिव साइड पर था काउंटर, लेकिन आज आए नतीजों में कमेंट्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जहां पर कमेंट्स में हमने देखा जोरदार तेजी, इनफैक्ट 7% का इंट्राडे मूव बनता दिखाई दिया था। नतीजे अच्छे थे, खासतौर से डोमेस्टिक डिमांड की वो स्टोरी उभर कर आई है कमेंट्स में, नियरली 7.5% के गेंस देखने को मिले हैं। और दूसरा लगातार सत्र जहां पर हमने देखा ट्रेंड में नंबर्स के बाद तेजी ही देखने को मिली, वो भी एक 6.5% के गेंस दिखा पाने में कामयाब रहा। तो ऑन द बेल इंडेक्स कहां जाकर टिक रहा है वो आपको दिखा देते हैं। 21,760 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक 700 अंक नीचे 45,105 पर जाकर टिकता हुआ। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर आपको साफ दिखेगा
कितनी तेजी कितनी मंदी में हम जाकर टिक रहे हैं। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वाले शेयरों के सामने। एसबीआई और वाकई में रिलायंस का साथ था तो हम थोड़े से संभले, वरना और भी खराब क्लोजिंग देखती है। बीपीसीएल, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर्स डिसेंट थे। टेक्नोलॉजी में टीसीएस, एचसीएल टेक में थोड़ी थोड़ी खरीदारी के अंश बने हैं, लेकिन आईटीसी और बाकी निजी दिग्गज बैंकों ने आज दरअसल मार्केट की कमर तोड़ी है, वहीं पर प्रेशर बनता हुआ। तो आज की एक्सपायरी सॉफ्टर नोट पर 21,760 पर हम मार्केट को छोड़ जाएंगे। सीधा सौदा का अपडेट भी अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। नीरज और आशीष के बीच मुकाबला, रिटर्न्स कहां पर बने हैं, किन स्टॉक्स में बने हैं। एसएच केलकर, सुप्रिया लाइफ, वेल्सपन एंटरप्राइजेस और केईसी, ये वो तेजी वाले ट्रेड्स रहे नीरज के लिए। आशीष ने इनफैक्ट जो स्टॉक्स चुने उसमें एक जेके पेपर था मंदी की तरफ, लेकिन तेजी में मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर 8% ऊपर, वो पारदीप फॉस्फेट के साथ मर्जर होना है। कमिंस और मैक्स फाइनेंशियल में भी हमने देखा एक अच्छा खासा डेवलपमेंट खरीदारी का बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये इनफैक्ट आज का मूव मार्केट के लिए साफ 21,760 पर हम इंडेक्स को छोड़ जा रहे हैं। लेकिन कल एक फ्रेश दिन, कल की तैयारी आप हमारे साथ ही करिएगा। सुबह 6:57 पर हम सब आपको नए अपडेट्स, नया पर्सपेक्टिव, नए व्यूज़ के साथ मिलेंगे ज़रूर, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें CNBC आवाज़ पर।